नमस्ते हमारे उत्तर प्रदेश के प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो? आप में से बहुत सारे यूपी के लड़के लड़कियां दिन रात ये सपना देखते हैं कि एक दिन हम भी दरोगा बाबू बनेंगे। लेकिन दरोगा जी बनना या कांस्टेबल बनना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक समर्पण दिखाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। बहुत डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। और देखिए, गणित की समस्या तो मैं आपकी पूरी तरीके से दूर कर दिया हूं। अपने यूपी वाले छोटे भाइयों के लिए मैं यूट्यूब पर यूपीएसआई संपूर्ण बैच पढ़ा रहा हूं कंप्लीट। वीडियो डिले हो जाती हैं, देरी हो जाती है, आप सोचते होंगे कि मास्टर जी मजा लेते हैं, कुछ वो नहीं करते। मेरे लिए दिन में 24 घंटे भी काम कम पड़ते हैं, जितना मैं काम करता हूं, जितना मैं पढ़ाता हूं। कि आपके पास एक ही टारगेट है यूपीएसआई। मुझे 10-12 कैटेगरी को पढ़ाना होता है, एप्लीकेशन पे भी, यूट्यूब पे भी, जीडी भी, रेलवे भी, एसएससी भी, सीजीएल भी, मेंस भी, फिर इनकी शीट्स बनाना। तो बहुत मेहनत है। मैं एक भी मिनट अपनी जिंदगी का जो है ना, खुद के एंटरटेनमेंट में कहीं भी वेस्ट नहीं करता, पढ़ाने में ही लगाता हूं। तो आप इसको लेके बिल्कुल नाराज ना हो, हमारे पास अभी समय काफी है और एग्जाम से पहले पहले मैं सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे मेरे दोस्तों, सिलेक्शन वे पर, तो पूरी प्लेलिस्ट बनी है यूपीएसआई संपूर्ण बैच की। इस प्लेलिस्ट में हम नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा चुके हैं। देखिए, कंप्लीट एलसीएम से पढ़ा दिया, पूरा सिंप्लीफिकेशन पढ़ा दिया, पूरा परसेंटेज 6 घंटे से ज्यादा मैंने पढ़ाया है, पूरा अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने पढ़ा दिया है। ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस। और मैं आपको बताऊं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये आपका जो है गणित के सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आएंगे और हो सकता है कि आपके पेपर में मेरे दोस्तों 3 क्वेश्चन तक यहां प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, लाभ हानि और बट्टा से देखने को मिल जाए। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, मैं सेपरेट पढ़ाऊंगा। प्रॉफिट लॉस की सेपरेट क्लास होगी, डिस्काउंट की सेपरेट क्लास होगी। प्रॉफिट लॉस को मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। और इस चैप्टर को समझाने के लिए मैंने एक सीट जो बनाई है उसमें टोटल 63 क्वेश्चंस हैं और ये इतने हर एक टाइप के सवाल को मैंने कवर कर लिया है, जिसमें यूपीएसआई 2021 में, यूपीएसआई 2017 में प्रीवियस ईयर के पूछे गए सारे सवाल है, जेल वार्डन के, कांस्टेबल के, दिल्ली पुलिस के एग्जाम के भी क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में चल रहे हैं बाकी एग्जाम में वो डाले हैं। कोई भी टाइप मिस नहीं है। अगर कोई बच्चे क्लास देख लेता है तो मैं गारंटी देता हूं कि प्रॉफिट लॉस का जो सवाल आपके पेपर में आएगा वो आप गलत नहीं कर पाओगे, सबसे पहले कर लोगे। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। हमारे पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा मेरे दोस्त, जैसे आपको पता ही है कि भाई पूरे चैप्टर की हमने इस तरीके से क्या बनवा ली है, पीपीटी बनवा ली है, ठीक है ना। पूरे कॉन्सेप्ट की इस तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद देखिए, टाइप वाइज टाइप की हमारा पहला टाइप आएगा, ठीक है जी, हमारा जो है दूसरा टाइप आएगा, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है बच्चों, पूरा चैप्टर 20 से ज्यादा टाइप के सवाल इस प्रॉफिट लॉस चैप्टर में कम से कम बनते हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्रॉफिट लॉस का खात्मा हो जाएगा मेरे भाई। 2 पार्ट में हम आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे। इस चैप्टर के बाद हम एक वीडियो अपलोड करेंगे डिस्काउंट की। एक ही सिंगल क्लास में हम पूरा डिस्काउंट, पूरा छूट बट्टा पढ़ा देंगे और उसमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार भी होगा। जिन बच्चों को यूपी का कोई भी पेपर देना हो, ये केवल आप ऐसे मत समझिए कि सब इंस्पेक्टर के लिए। जो बच्चे कांस्टेबल का पेपर देंगे आगे या उत्तर प्रदेश का कोई भी पेपर देंगे, ठीक है ना, सभी एग्जाम के लिए, यूपी के सभी स्टेट एग्जाम के लिए प्रॉफिट लॉस सीखने के लिए यही एक वीडियो काफी है। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, आ जाइए। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से मेरे प्यारे भाई। आप पुलिस बनने वाले हैं, लेकिन मैं आपको यह मान के पढ़ाऊंगा कि आप चोर हो, आपको कुछ नहीं आता। ठीक है जी, जीरो मान के पढ़ाऊंगा। चलो, सबसे पहले मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले तो शब्द ही समझे कि शब्द क्या है मेरे भाई। आप देख, आदमी को अपना जीवन जीने के लिए कुछ वस्तुओं को खरीदना पड़ता है। तो आप कोई भी वस्तु जिस दाम में खरीदते हो वही दाम उस वस्तु का क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, सीपी कहते हैं। ठीक है ना। इसको हम परचेज प्राइस भी कहते हैं, हिंदी में इसको क्रय मूल्य कहते हैं, खरीद मूल्य कहते हैं, लागत मूल्य कहते हैं। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर।
जैसे कि मेरे दोस्तों, मेरा एक तांबे का गिलास है और मैं 300 रुपए का लेके आया था, ठीक है बच्चों। तो 300 रुपए मैंने दुकानदार को दिए, देके तांबे का गिलास खरीद लिया। तो ये क्या है, इस तांबे के गिलास का कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है, ठीक है ना। अब आ जाता है सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों, एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य, या हिंदी में बिक्री मूल्य भी कह देते हैं, एक ही बात है, विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य। ये तांबे का गिलास मैं 300 रुपए में खरीद के लाया और भैया मुझे पसंद नहीं आया, मैंने आपको बेच दिया। कितने में, 400 रुपए में आपको बेच दिया। तो जिस दाम में कोई वस्तु बेची जाती है वही क्या कहलाता है, उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है। सबको समझ में आया ना बच्चे, कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। आप कोई वस्तु किस दाम में खरीद रहे हो और खरीदने के बाद उसको किस दाम में बेच रहे हो, वहीं से आपको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है मेरे भाई। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई वस्तु सस्ती खरीदकर महंगी बेची जाए तो उस वस्तु पर क्या होगा, आपको लाभ होगा। समझ में आया ना, लाभ होगा, ठीक है। यानी कि पहला केस, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो वस्तु पर क्या होगा, आपको मुनाफा होगा, फायदा होगा। और प्रॉफिट क्या आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। जब मान लीजिए ये पेन हम चाइना से खरीद के लाए 5 रुपए का, तो 5 रुपए का इसकी लागत मूल्य है, और ये पेन मैंने भारत में आके 7 रुपए का बेचा, ठीक है बच्चों। तो इस पेन पे मुझे क्या हो गया बच्चों, 2 रुपए बच गए। 5 का मैं खरीद के लाया, 7 रुपए का मैंने बेच दिया, तो 2 रुपए मेरे पॉकेट में बच गए। यही 2 रुपए क्या है, लाभ। तो लाभ कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। चलिए आगे का केस, अगर कोई वस्तु खरीदकर उसके लागत मूल्य से कम दाम में बेची जाती है, जिस दाम में खरीदी उससे कम दाम में बिकी मेरे प्यारे भाई, तो आपको उस वस्तु पे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नुकसान। यानी कि अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस बिक्री मूल्य, अगर वस्तु का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो आपको बेचने से क्या होगा, लॉस होगा। लॉस क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। क्या होगा लॉस, सीपी माइनस एसपी। मान लीजिए कि ये पेन हम चाइना से खरीद के लाए, कितने रुपए का, 5 रुपए का। कितने का, 5 रुपए का। देश में आए, देश में आके हमने इसको 4 रुपए का बेच दिया। खरीद के लाए थे 5 रुपए का, बेचा 4 रुपए का, 1 रुपए का कटौती हो गया ना। यानी कि हमें क्या हो गया, इस पेन पे 1 रुपए का नुकसान हो गया। तो लॉस कैसे आएगा, सीपी माइनस एसपी, ठीक है ना। लॉस कुछ भी चीज नया नहीं है, निगेटिव प्रॉफिट ही है ना, निगेटिव प्रॉफिट इज लॉस। आगे का केस, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर, आप कोई वस्तु जिस दाम में खरीद के लाते हो उसी दाम में बेच देते हो, यानी कि आपके पॉकेट में कुछ नहीं बचेगा। इसको बोलते हैं नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस कंडीशन, यानी कि ना तो आपको कोई फायदा होगा ना ही आपको कोई नुकसान होगा, ना लाभ ना हानि, ठीक है ना। ये पेन 5 रुपए का खरीद कर लाया मैंने, देश में 5 रुपए का ही बेच दिया, तो ना मुझे कोई फायदा हुआ ना ही कोई नुकसान हुआ। सबको समझ में आया बच्चों, क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर आप खुल्लम खुल्ला बताने लगो कि भाई मुझे तो 10 रुपए का फायदा हो रहा है, 100 रुपए का फायदा हो रहा है, करोड़ों का फायदा हो रहा है, तो सब चुट्टा लोगों को पता लग जाएगा। तो हम भैया प्रॉफिट या लॉस को हम बताते हैं परसेंटेज में। किसमें, परसेंटेज में। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, वो हमेशा क्रय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। किसको, क्रय मूल्य को, लागत मूल्य को, ठीक है बच्चे। तो प्रॉफिट रुपए में कैसे निकालना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये क्या आएगा रुपए में। परसेंटेज में कैसे निकालते, प्रॉफिट प्रतिशत या हिंदी में लाभ प्रतिशत। देखो नीचे क्या रखना है मेरे दोस्तों, आपको कॉस्ट प्राइस, है ना, क्रय मूल्य। किसी वस्तु को बेचने से आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ वो कहां रखा जाएगा, ऊपर, और परसेंटेज में गुणा 100%। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%। देखो मेरे भाई, प्रॉफिट परसेंटेज का देसी भाषा में मतलब है कि कोई वस्तु उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक दाम पर बिकी। कोई वस्तु उसके कॉस्ट प्राइस से कितने प्रतिशत अधिक दाम पर बिकी, वही क्या है आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकलेगा, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। सीपी नीचे, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ ऊपर, परसेंटेज में गुणा 100%, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस सीपी कहते हैं। प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज में गुणा 100%, परसेंटेज में गुणा 100%। ये फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है पेपर में 4 ऑप्शन देके। ठीक है बच्चों, एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए आपने एक घड़ी 520 रुपए की खरीदी और आपने 689 रुपए की बेच दी। ठीक है जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना। 520 की आपने 689 में बेच दी वो घड़ी। तो कम दाम की घड़ी खरीद के ज्यादा में बेची है तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं आपको कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ। 520 रुपए घड़ी आपने 689 में बेची, तो घड़ी का लागत मूल्य कितना है? 520। अगर 520 रुपए का सामान 689 में बेचा तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 689 में से 520 घटाएंगे तो 9, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 5 गया 169। आपको 169 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। यही आ जाएगा ना बच्चों, क्लियर है? ये किससे चला जाएगा? 13 से 13 बार, और ये चला जाएगा प्यारे दोस्तों 40 बार। 40 से 100 चला जाएगा मेरे भाई 2.5 बार। तो 13 गुणा 2.5 कितना आ गया? 32.5%। तो आपको इस घड़ी पे 32.5% का क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक है ना, क्लियर है? देखो ये आपने एक्चुअल कैलकुलेशन करी है प्यारे दोस्त। आप ना प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कुछ भी नया नहीं, सीपीएसपी का रेशियो ही है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान समझिएगा कि आप क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का क्या ले लीजिए? अनुपात। घड़ी आपने 520 में खरीदी, बेची कितने में? 689 में। ठीक है बच्चों, तो आप इनका रेशियो ले लीजिए। किससे कट रहा है बेटा? 13 से कट रहा है, क्योंकि 52 दिख रहा है ना। 13 चौका 52, यहां पे 13 पंजे 65 और 3 13 तिया 39। क्या आ गया सीपी से एसपी का रेशियो? 40:53। अल्टीमेटली अगर सीपी 40 है तो 40 का सामान कितने में बिका? 40 का सामान 53 में बिका, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? है ना, 40 के सीपी का सामान 53 में बिका तो आपको 13 का प्रॉफिट हुआ। ये आपका आ गया प्रॉफिट। किसमें? फ्रैक्शन में। आपको किसमें निकालना है? परसेंटेज में। मैंने आपको बताया कि ये फ्रैक्शन में आ गया। 1/40 क्या होता है? 2.5%। 1/40 2.5%। तो 13 गुणा है तो 13 से गुणा कर देंगे तो 2.5 गुणा 13 कितना आ गया? 32.5%। ठीक है ना, समझ में आया? तो भैया आप सीपीएसपी का रेशियो ही क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज आपको देगा। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। आगे चलते हैं। ठीक है, इतना बेसिक से तो कोई नहीं बताएगा मेरे भाई आपको, है कि नहीं सचिन? अब हम बात करते हैं लॉस परसेंटेज। भाई लॉस कुछ नई चीज थोड़ना है, नेगेटिव प्रॉफिट ही तो है। लॉस परसेंटेज यानी कि हानि प्रतिशत भी क्रय मूल्य कोई बेस मान के निकाला जाता है। लॉस प्रतिशत क्या होगा? कोई वस्तु अपने लागत मूल्य से कितने प्रतिशत कम में बिकी, वही क्या है? लॉस प्रतिशत है। सीपी को बेस मान के निकाला जाएगा। लॉस कितने का हुआ वो ऊपर रखेंगे, परसेंटेज में गुणा 100%। नीचे क्या आएगा? लागत मूल्य, ऊपर लॉस। लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, परसेंटेज में गुणा 100%। आई बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। एग्जाम्पल से समझता हूं। माना मेरे प्यारे दोस्तों एक किताब का जो लागत मूल्य है वो कितना है? 375 रुपए, और 375 रुपए की किताब 240 रुपए में बेची, तो आपको कम दाम में बिकी है, क्या हुआ? लॉस हुआ। उसने कितने परसेंट का लॉस हुआ? सीपी कितना है? 375 रुपए। 375 की किताब 240 में बिकी तो घटाई 375 से 240 कितना कम है? 135 कम है, यानी कि 135 का लॉस हुआ। मैंने किसका साइन लगा दिया? देखो यहां पे माइनस का। माइनस का मतलब कुछ नहीं है, बस माइनस का मतलब यह है कि लॉस हो रहा है। जहां लॉस हो रहा है मैं वहां निगेटिव लगा देता हूं, जहां प्रॉफिट हो रहा है मैं वहां पॉजिटिव लगा देते हैं। समझा ना बच्चे? बाकी इसका और कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। अब एक किससे कट गया? 25 से 25 चौका 100, 25 से कम 25 और 12, 25 पंजे 125 है ना। 15 निम्मा 135 यानी कि 9 चौक 36%। तो आपको उस किताब पे 36% का नो। सबको मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है सब बच्चे बात अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट समझिए। देखो मान लो एक ये वस्तु का लागत मूल्य है सीपी। आप किसी वस्तु को बेचते हो और किसी वस्तु को बेचने से आपको 13% का लाभ होता है। कितना लाभ होता है बेटा? 13%। ठीक है, तो आप बताइए उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर किसी वस्तु को बेचने से आपको 13% लाभ हो रहा है उसके लागत मूल्य पे, तो उसका बिक्री मूल्य
वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा? देखिए, क्रिय मूल्य हमेशा 100% होता है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। ये वस्तु का लागत मूल्य, इसका मतलब क्या है? सीपी गुणा 1, और 1 का मतलब क्या होता है बच्चों? 100%। इसलिए मैं कहता हूं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 100% पे 13% का लाभ हुआ तो वस्तु बिकी कितने में? कॉस्ट प्राइस के 113% में। बोलो, या फिर 113% को क्या लिखोगे दशमलव में? 113/100। 113% क्या आ गया? 113/100 यानी कि 1.13 गुना। यानी कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रिय मूल्य का कितने गुना होगा? 1.13 गुना होगा। आई बात समझ में? डायरेक्ट लिखना है। चलिए, मैं आपसे पूछता हूं मेरे दोस्तों, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस जैसे लागत मूल्य सीपी, आपने इस वस्तु को बेचा और बेचने से आपको 48% का लाभ हुआ। 48%, तो इसका मतलब क्या? डायरेक्ट क्या लिखोगे? 100% पे 48% का लाभ हुआ, यानी कि वस्तु बिकी कितनी? 148% में बिकी। यानी कि वस्तु का जो बिक्री मूल्य होगा वो क्रय मूल्य का 148% होगा। 148% का मतलब 148/100, 1.48 गुना ये वस्तु का बिक्री मूल्य आएगा। आपने किसी वस्तु को बेचा और वस्तु को बेचने से आपको मेरे दोस्तों 20% का लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? 20%। 100% पे 20% का लॉस हुआ तो वस्तु बिकी कितने में मेरे दोस्तों? क्रिय मूल्य के 80% में। 80% में बिकी। 80% का मतलब क्या होता है? 80/100 यानी कि क्रिय मूल्य के 0.8 गुना में बिकी है। ये समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। प्यारे दोस्तों, आप ये मान लीजिए, अगर किसी वस्तु को आप बेचते हो और बेचने से आपको 14:2/7% का प्रॉफिट होता है तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? ये बताइए, सेलिंग प्राइस क्या होगा? बताओ। देखो, अगर डेटा आसान है, सब क्या आसान परसेंटेज है, तो हम 100% मान के करेंगे कि हर वैल्यू अपने आप का या तो 1 गुना होती है या हर वैल्यू अपने आप का 100% होती है। ये 14:2/7% बहुत टिपिकल परसेंटेज है, इसकी फ्रैक्शन आसान होगी। तो आप ना इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 14:2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, यानी कि अगर वस्तु का क्रिय मूल्य सीपी है तो वस्तु पे कितना प्रॉफिट हुआ? कॉस्ट प्राइस का 14 2/7%, कॉस्ट प्राइस का 1/7, तो वस्तु बिकी कितने में? आप जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस के 8/7 गुने में बिकी है। ये क्या आ गया? वस्तु का सेलिंग प्राइस आ गया। 7 पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो यानी कि 8/7 गुना कर देंगे डायरेक्ट। समझ में आया? मुझे लगता है सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई है। तो कभी भी अगर हम कोई सवाल में ऐसा करें तो घबराइए मत, ठीक है? और बता देते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु को बेचने से आपको 24% लाभ हो रहा है, क्रिय मूल्य 24% है, तो बताओ उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस का कितना होगा? 124%। 124% का मतलब क्या आ गया? 1.24, ठीक है ना? किसी वस्तु को बेचने से आपको 26 का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? 26 ठीक है मेरे भाई। देखो, अगर डेटा आसान है तो आप 100% मान के कर सकते हो, अगर आपको मुश्किल लगे तो आप उसकी फ्रैक्शन में, रेशियो में बदल लीजिए। मान लो किसी वस्तु को बेचने से आपको कितना लाभ होता है? 26 तो 26 का मतलब क्या है? 26 का मतलब है 20% प्लस 6 मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना। 20% क्या होता है बच्चों? 1/6 1/15 6:2/3%, 1/15। 1/5 क्या? 3/15 प्लस 1/15 क्या गया? जोड़ के 4/, तो 26 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 4/15, ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ, 26 की फ्रैक्शन में वैल्यू 4/15, किसी वस्तु को बेचने पर 26 प्रॉफिट होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या? 4/15। तो नीचे जो बेस होता है वो क्या है? वस्तु का क्रिय मूल्य। यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 15 यूनिट है, अगर किसी वस्तु का सीपी कितना है? 15 यूनिट, तो 15 का 26 ही 2/3%,
15 का 26 सही 2/3% किसके बराबर है? 4 के बराबर है। 15 का 26 सही 2/3% किसके बराबर है? 4 यूनिट के बराबर है। यानी कि अगर किसी वस्तु का सीपी 15 यूनिट है तो 15 यूनिट पे आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है? 4 का। 15 पे 4 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि वस्तु बिकी कितने में? 15 में 4 जोड़ देंगे 19 में बिकी है। यानी कि सीपी से एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा? 15:19। बोलो बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। एक और समझिए, मान लीजिए किसी वस्तु को बेचने से आपको 16.66% लॉस होता है, तो 16.66% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है? 1/6। 16.66% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है? 1/6। तो नीचे जो होता है बेस, ये क्या होता है? देखो लॉस किस पे होता है? सीपी को बेस मान के। नीचे क्या है? बेस। यानी कि अगर वस्तु, किसी वस्तु का लागत मूल्य 6 है तो 6 का मतलब गुणा 6 का 16.66% किसके बराबर है? 1 के बराबर है। यानी कि अगर वस्तु का लागत मूल्य 6 है तो वस्तु को बेचने से आपको 1 का लॉस हुआ है। 6 पे 1 का लॉस हुआ तो वस्तु बिकी कितनी में है? 6 में से घटाइए 5 में। यानी कि सीपी से एसपी का रेशियो कितना आएगा? 6:5। ठीक है ना? तो देखिए डेटा इजी है तो अपन लोग कैसे कैलकुलेशन कर लेंगे परसेंटेज में। मुश्किल लगे तो आप उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए, ये कॉन्सेप्ट है। अब तक हमने जितनी थ्योरी पढ़ी उस पर सवाल करते हैं। पहले आपके सामने आएगा टाइप नंबर 1। आ जाओ। किसी वस्तु के लागत मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात 432:612 है। आपसे पूछा है बताइए इस वस्तु पर लाभ प्रतिशत 2 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? लाभ प्रतिशत। इससे आसान सवाल तो पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। सवाल में क्या दिया है? एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, सीपीएसपी का रेशियो। क्या पूछा है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए 4 3 7 2 9, 6 और 1 7 2 9, यानी कि दोनों संख्या 9 से कट रही हैं और दोनों इवन भी हैं तो 2 से भी कटेंगी, यानी कि 18 से कट जाएंगी। तो वही 18 से काट सकते हैं ना? 18 दूनी 36 और 7, 18 चौक, और ये 18 तिया 54 और 7, 18 चौक 72। ठीक है, ये फिर से 2 से कट गया। 12:17। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये सीपी से एसपी का क्या आ गया? रेशियो। कॉम्प्लिकेट करके दे रखा था। यानी कि अगर किसी वस्तु का लागत मूल्य 12 है तो वस्तु बिकी कितने में? तो आपको उस वस्तु पे प्रॉफिट कितना हुआ? 5 का प्रॉफिट हुआ 12 के लागत मूल्य पे। ये आपको किसमें बताना है? परसेंटेज में। तो 1/12 कितना होता है? देखो 1/12 होता है 8.33%। 1/12 की परसेंटेज वैल्यू, आपने परसेंटेज वाला लेक्चर नहीं देखा। अगर किसी बच्चे ने परसेंटेज रेशियो नहीं पढ़ा है तो प्रॉफिट लॉस भी ना पढ़े, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा, है ना? कि मैं कोई फॉर्मूला नहीं रटवाता, सब बेसिक से चलता। 1/12 8.33%, 5/12 क्या आएगा इसका? 5 गुना। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? आ जाएगा 41.66% अप्रोक्स। कौन सा ऑप्शन आ गया? ए ऑप्शन। ठीक है ना? तो तकलीफ? चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है ना? देखिए अभी भी एग्जाम में समय है। अगर किसी बच्चे ने टूटी फूटी तैयारी कर रखे तो उससे आप दरोगा जी नहीं बन सकते। अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो बेसिक से, कि भाई हर एक आपको टाइप बताया जाए, थ्योरी बताई जाए, समय दिया जाए मेरे भाई, चैप्टर वाइज सवाल की प्रैक्टिस हो, हर एक सब्जेक्ट पे कमांड बनाई जाए, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर यूपीएसआई दरोगा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 31 तारीख तक ही है, फिर उसके बाद ये खत्म। ठीक है ना? फिर केवल बच्चे पढ़ेंगे और ये बैच के रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली बंद हो जाएंगे। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो ये लास्ट मौका है जो है पढ़ाई शुरू करने का भी। ठीक है बच्चों? चलिए, और ये ट्रिपल लाइंस में बहुत कम फीस में एप्लीकेशन पर मिल जाएगा अभी आपको। आ जाओ, अब हम आपके आ जाते हैं सामने मेरे दोस्तों। यहां पर टाइप 1 ही है। बताइए सवाल यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ है। क्या है क्वेश्चन? लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70%। क्या है? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 70% है। तो आपसे पूछा है अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? 7/10। सवाल में बोला है लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है।
लागत मूल्य बिक्री मूल्य का, यानी कि अगर किसी वस्तु का बिक्री मूल्य 10 है तो 10 का 70% क्या होता है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है, यानी कि अगर वस्तु का सीपी 7 है, क्रय मूल्य 7 है, तो वस्तु बिक कितने में रही है, 7 की वस्तु 10 में बिक रही है, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 1/7 क्या होता है, 14.28%। 3/7 पूछा है मेरे प्यार भी, तो इसका 3 गुना, यानी कि क्या आएगा 42.84%। हालांकि 43% अप्रोक्स होना चाहिए, पर यहां 42% ही दे रखा है, तो यही क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है ना बच्चों। चलिए, जो भी बेस होता है ना बिक्री मूल्य का, वो क्या आता है हमेशा नीचे। आगे चलो, किसी वस्तु पर मिलने वाला प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 2/7 है, तो आपसे क्या पूछा है, गेन परसेंटेज, लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। किसी वस्तु पर जो प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट वो किसका, सेलिंग प्राइस का 2/7 है। किसी वस्तु पर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 2/7 है। सेलिंग प्राइस का तो बेस क्या है, सेलिंग प्राइस, यानी कि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 7 है तो उस पर प्रॉफिट कितने का है, 2 का। तो आपसे पूछा लाभ प्रतिशत, लाभ किसको बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को। भाई आपने एक वस्तु को 7 रुपए में बेचा और आपको 2 रुपए का क्या हुआ प्रॉफिट, तो आपने खरीदी कितने की होगी, वो 7 में से 2 घटाओ 5 रुपए की खरीदी होगी। ये लॉजिक है बेटा, फॉर्मूला नहीं लगाना कि फॉर्मूला लगा रहे प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, गधो। आपने 7 रुपए का बेचा एक पेन, 2 रुपए का फायदा हो गया, तो खरीदा होगा 5 रुपए। 5 का पेन 2 रुपए के फायदे में बेचोगे तभी तो 7 में बिकेगा। तो सीपी है 5, प्रॉफिट कितना हुआ 5 पे 2 का, यानी कि कितना 40%। 1/5 20%, 2/5 40% आपका लाभ है। ये बताइए, सवाल नंबर है, अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ है तो इसकी विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत गणना होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। इफ देर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेटेड ऑन इट्स सेलिंग प्राइस विल बी। आप सवाल का भाव समझ रहे हैं, देखो लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, 20% 1/5, यानी कि वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो 5 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। पूछा है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत गणना करो, यानी कि सेलिंग प्राइस को अगर बेस माना जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ठीक है ना। ऊट पटांग बात है, प्रॉफिट परसेंटेज तो सीपी को ही बेस मान के निकाला जाता है, लेकिन सवाल ये कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य को, सेलिंग प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट परसेंटेज निकालें तो क्या होगा। आप बताओ यार बच्चों, लागत मूल्य पर लाभ कितना है 20%, 1/5। अगर लागत मूल्य 5 है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वस्तु बिकी कितने में, 6 में। अगर 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, 6। आपका वस्तु को बेचा 6 रुपए में, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस पर कितना प्रॉफिट होगा, 1/, ठीक है ना। तो सेलिंग, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत का मतलब है कि जो आपने बेस लिया है वो क्या लिया है, सेलिंग प्राइस, और 1/6 परसेंटेज में क्या होता है 16.66%। आई ना बात समझ में। आगे चलते हैं, ये बताइएगा, सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है। ध्यान से सुनिएगा, सिराज को सेलिंग प्राइस पर कितना प्रॉफिट होता है, 32%। पूछा लागत मूल्य पर अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, या ऐसे भी कह सकता है कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। एक्चुअल ये भी कह सकता है मेरे भाई। देखो, सिराज को सेलिंग प्राइस पर 32% प्रॉफिट होता है। अरे ये सब क्या हुआ, सिराज को सेलिंग, क्या टेक्नोलॉजी लग गई थी। सिराज को सेलिंग प्राइस पर 32% प्रॉफिट होता है। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 4% दिखता है इसके भीतर, 4% 1/25, 8 गुना, यानी कि 8/25 है ना। तो सेलिंग प्राइस पर 32% प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस पर, यानी कि अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस 25 है तो अगर आपने किसी वस्तु को 25 में बेचा है तो आपको उस पर 8 का प्रॉफिट हो रहा है, ये मतलब है। समझ में आया ना बच्चों।
तो आपसे पूछा लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। लागत मूल्य देखो, प्रॉफिट परसेंटेज तो लागत मूल्य पर ही निकाला जाता है सीपी पर, यानी कि ये भी कह सकता है एक्चुअल लाभ प्रतिशत। बताइए, आपने एक वस्तु को 25 रुपए में बेचा, आपको 8 का फायदा हुआ, तो यानी कि वस्तु का सीपी क्या होगा, 25 से 8 कम 17 रुपए होगा। 17 रुपए पे 8 का प्रॉफिट कमाओगे तभी तो 17 प्लस 8 25 में बेचोगे, यानी कि वस्तु का सीपी कितना है 17। आपको बेचने से प्रॉफिट कितने का हुआ है 8 का, और परसेंटेज में कितना गुणा 100%, 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज लगाएंगे, क्या आ जाएगा बेटा 17 चौका 68, बचेगा 12, 120 हो गया ना। तो 17 सत्ते 119, यानी कि अप्रोक्स 47%। कौन सा ऑप्शन है, खत्म। ठीक, अगला करते हैं टाइप 2। बताइए 5वां सवाल, ठीक है ना। देखिए आपके पेपर में प्रॉफिट लॉस के तो जो हमने टाइप कराए लगभग 250 के आसपास सवाल थे, लेकिन उन 250 में यूनिक क्वेश्चन थे मात्र 40। ठीक है, क्योंकि एक ही सवाल 5-6 बार पूछता है आपके पेपर में, तो बाकी जो सवाल है मैंने अलग अलग एग्जाम के लेटेस्ट डाले हैं जरूरी। एक वस्तु का लागत मूल्य 4350 रुपए है, इसे 5680 रुपए पर बेचा जाता है, तो क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत की गणना, लाभ प्रतिशत पूछा है। बताइए, इससे आसान कोई सवाल है क्या दुनिया में। वस्तु का लागत मूल्य कितना है 4300 से कितने में बेचा गया 5680 में बेचा गया। प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। देखो प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है, सीपी को। सीपी 4350 है, 4350 का सामान 5680 में बिका, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, घटा दी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओ 0, और ये 3 और 1330 रुपए का, 1330 रुपए आ गया ना, 1330 रुपए का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना गुणा, परसेंटेज में इंटू 100% ही आ जाएगा। ठीक है ना बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हालांकि इस सवाल के ऑप्शंस इतने दूर दूर हैं कि आप इसकी अप्रोक्स कैलकुलेशन भी कर सकते, ठीक है ना, कर सकते हो क्या अप्रोक्स कैलकुलेशन। जो वैसे बालक है जिनको कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी नहीं, वो क्या करेंगे, इसके आगे कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन जो समझदार बच्चे ये किस में आंसर आया है, फ्रैक्शन में। 0 से 0 कट गया, यानी कि नीचे क्या है आपका बेस 435 है ना, तो आपको बेस क्या होता है हमेशा 100% होता है, यानी कि अगर आपका बेस 435 है 100% की वैल्यू है, तो बस आपको देखना है कि ऊपर जो 133 लिखा हुआ है वो कितना परसेंट है, यही तो देखना है। तो आप देखो सारे ऑप्शन किसके नजदीक है, 30% के नजदीक है ना, 30% के नजदीक है। तो 435 का 30% कितना आएगा, देखो 435 का 30% निकालो, पहले 400 का 30% 120, फिर 35 का 30% कितना आएगा, 35 से 105 10.5, यानी कि कितना आएगा 130.5। तो जब मैं 435 का 30% निकालता हूं तो क्या आता है, ये 435 का 30% कितना आएगा मेरे भाई, 130.5। कोई दिक्कत तकलीफ समस्या परेशानी रोना धोना, लेकिन ऊपर जो लिखा हुआ इससे हल्का सा बड़ा नंबर लिखा हुआ है 133, 130.5 से हल्का सा बड़ा नंबर लिखा हुआ है ऊपर 133, यानी कि जो आंसर आना चाहिए 30% से हल्का सा क्या आएगा, बड़ा आएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। ये आंसर नहीं हो सकता, ऐसे होते बेटे, समझ ना। ये टेक्निक है एक्चुअल कैलकुलेशन की। 435 है बेस, दिस इज 100%, ऑप्शन 30% के नजदीक है। 435 का 30% तोड़ के निकालूंगा, 400 जमा 35, 400 का 30% 120, 35 का 30% 10.5, जोड़ क्या है 130.5, ऊपर क्या लिखा है 133, यानी कि थोड़ा सा बड़ा नंबर, थोड़ा सा ही तो है, यानी कि आंसर 30% से हल्का सा बड़ा आएगा। कौन सा हुआ, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 6, 2150 वस्तु का क्रय मूल्य 1720 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। आपके पेपर में यह सवाल कम से कम 10-15 बार आया है, ठीक है बच्चों, और बहुत आसान सवाल है। क्या है बेटा, 2150 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 1720 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। हमने इक्वल कर दिया, क्या निकालना है बच्चों आपको,
लाभ प्रतिशत। तो बेटे यहां 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है जी। ये किससे जाएगा? 5 से 43, बिल्कुल 43 से कटेगा। 43 से कितना? 5 बार 43 चौका 172, ठीक है। यानी कि सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ गया? 4/5 ये आ गया। और आपसे क्या पूछा? लाभ प्रतिशत हो नहीं गया। यानी कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य 4 है तो वस्तु बिकी कितने में? 4 की वस्तु 5 में बिकी, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 1/4, यानी कि कितना लाभ है? 25%। आई बात समझ में? आगे चलेगा। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, सीख लीजिए। वाई वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 540 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, ठीक है ना। कुछ वस्तुओं का सेलिंग प्राइस वाई वस्तुओं का, वो किसके? 540 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर। प्रॉफिट कितना है? 44%। प्रॉफिट 44% है, तो आपसे क्या पूछा है? वाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अच्छा आप ये बात बताओ, अगर किसी वस्तु को बेचने से 44% प्रॉफिट हो रहा है तो 44% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या है? 4% 1/25, 4% का 11 गुना 11/25। अगर 44% लाभ हो रहा है 11/25, इसका मतलब क्या है कि अगर एक वस्तु 25 रुपए की है तो 25 का सामान कितने में बिकता है? 25 की वस्तु कितने में बिकती है? 25 + 11 36 में। टीपी 25 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 36। सवाल के अनुसार वाई वस्तुओं का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? 540 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। कोई कंफ्यूजन है ना? इक्वल कर दिया हमने। इससे बेहतरीन नहीं कर सकते मेरे भाई। ये देखो 36 से जरूर कटेगा, 36 से कम 36 और 18, 36 पंजे 180, ठीक है ना। तो 25 गुणा 15 कितना आ गया? 300। ये ऑप्शन आंसर है, वाई की वैल्यू, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। भाई एक वस्तु का अगर लागत मूल्य 25 है तो कितना है मेरे प्यारे? बिक्री मूल्य 36। तो वाई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आएगा? वाई से गुणा, किसके बराबर है? 540 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर। इक्वल कर दिया, आंसर खटाक से आ गया। कोई दिक्कत? चलिए सवाल नंबर है आपके सामने 10, बनाइए। सब एक कैटेगरी के सवाल हैं, ध्यान सुनिएगा। एक आदमी 15 पाउंड में एक घोड़ा खरीदता है, 1 साल के बाद वह इसे 20 पाउंड में बेचता है, ठीक है। 1 साल के बाद फिर वही घोड़ा 30 पाउंड में खरीदता है, यानी कि दोबारा खरीद लिया 30 पाउंड में, और वापस जो है 40 पाउंड में बेच देता है। दोनों लेन देन पर उस आदमी का कुल लाभ प्रतिशत क्या है? समझ में आ रहा है? ठीक है। आपके पेपर में बिल्कुल ऐसे सवाल आएंगे मेरे भाई, हो सकता है डाटा और कैलकुलेटिव कर दे। 15 पाउंड, कंफ्यूज हो जाओगे इस सवाल में। 15 पाउंड में घोड़ा खरीदा, 20 पाउंड में बेच दिया। फिर 1 साल बाद 30 पाउंड में खरीदा, 40 पाउंड में बेच दिया। दोनों ट्रांजैक्शन में लाभ प्रतिशत क्या हुआ? आप ये देखो, खरीदारी जो हुई है मेरे प्यारे भाई वो टोटल कितने की हुई है? 45 की। जो बेचेदारी हुई है वो कितने की हुई है? 60 की। 20 पाउंड में बेचा, दोबारा 40, दूसरे राउंड में 40 पाउंड में बेचा। अल्टीमेटली क्या हुआ? आप बस ये देखो कि 45 का अगर टोटल इन्वेस्टमेंट था तो बेच के कमाया 60, यानी कि 45 की ही चीज कितने में बिकी है? तो कितने का प्रॉफिट है? 15 का। किस पर? 45 पर। यानी कि 15 तिया 45, 1/3। और 1/3 क्या होता है बच्चों? 33.33%। समझ में आ गया? कर लोगे ना? अब सवाल नंबर 11 आपके सामने, बताइए बच्चों। अगर 6,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक की कीमत पर खरीदी गई घड़ियों को 7,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक की कीमतों पर बेचा जाता है, तो 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम संभव लाभ कमाया जा सकता है? 5 घड़ियों को बेचकर मैक्सिमम कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, बताइए। कंफ्यूज नहीं होना लैंग्वेज से मेरे भाई। देखो आप घड़ी की व्यापारी हो, आप 5-6 हजार रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक की कीमत की घड़ी खरीदते हो, ठीक है ना। और जब बेचते हो तो 7,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक जिस पे जो बन पड़े उस कीमत पर बेच देते हो। तो 5 घड़ियों पर कितना अधिकतम संभव लाभ हो सकता है? मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट कितना होगा 5 वॉचेस की सेल पे? देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा?
जब सबसे सस्ते दाम की घड़ी खरीद के सबसे महंगे दाम में बेच दी जाए। इतना सिंपल लॉजिक था। सबसे सस्ती घड़ी आप 6,000 की खरीदते हो और सबसे महंगी बेचते कितने की हो? 8,000 की। यानी कि एक घड़ी पे मैक्सिमम आप 2,000 रुपए प्रॉफिट कमा सकते हो। इससे ज्यादा कोई कमा सके तो बताओ। तो 5 घड़ी पे अधिकतम लाभ कितना कमा सकते हो? 10,000 रुपए। बताओ। इसको टफ सवाल कहते हैं 2017 वाले पेपरों को, पता नहीं क्यों। अगला टाइप आ जाता है आपके सामने, टाइप नंबर 3। ये बताओ बच्चों, 12वां सवाल। एक दुकानदार को एक पेन ड्राइव 1710 रुपए में बेचने से 24% का लॉस होता है। सवाल है दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? सब बच्चे मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा। यहां आपको सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस पूछा, यही टाइप है। देखो, हर चीज वस्तु की कीमत अपने आप में क्या होती है? 100%। आपसे पेन ड्राइव का क्रय मूल्य पूछा। क्रय मूल्य क्या है बच्चों? 100%। एक दुकानदार पेन ड्राइव को 1710 रुपए में बेचता, क्या होता है? 24% का लॉस। पता है 100% पे अगर 24% का लॉस हुआ, 100 पे 24 का लॉस हुआ तो पेन ड्राइव बिकी कितने में? 100 में 24 का लॉस हुआ तो पेन ड्राइव बिकी कितने में? 76% में। जबकि पेन ड्राइव बिकी कितने में है? 1710 रुपए में। क्लियर है? तो 76% की वैल्यू 1710 है, तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बटे 76। आपसे क्या पूछा है? पेन ड्राइव का क्रय मूल्य, यानी कि 100% की वैल्यू पूछे तो क्या आ जाएगा? गुणा 100। यही क्या है आपका आंसर? क्रय मूल्य आ गया। ये स्टेप आपको डायरेक्ट लिखना है। ठीक है ना बच्चे? देखो, अगर क्रय मूल्य 100% है, 100% पे आपको कितना लॉस हुआ? 24% का। तो कितने में बेची गई है ये पेन ड्राइव? 76% में। यानी कि 1710 रुपए 76% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू निकाल लो, किससे भाग दे देंगे? 76 से। 100% की वैल्यू पूछिए तो किससे? 100 से गुणा। समझ में आया ना बच्चे? ये डायरेक्ट आपको लिखना है क्रय मूल्य, बीच का कुछ नहीं लिखना। ठीक है जी? किससे जाएगा अभी? 19 से चला जाएगा। 19 निम्मा 171, 19 चौक। ठीक है जी? और 4 से 100, 25 बार। तो 25 गुणा 90 कितना आएगा? 2250। 25 निम्मा 225 है ना, 2250। आगे आगे चलते। सवाल नंबर 13। एक डेटा कार्ड को 15,875 रुपए में बेचने पर क्या होता है? 27% का प्रॉफिट होता है। पूछा डेटा कार्ड का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए रुपए में। ऐसा ही सवाल है, ऐसे ही सवाल आ रखे हैं आपके पेपर में। तो 15,875 रुपए में बेचने पर क्या होता है? आपको 27% का प्रॉफिट होता है ना। सीपी अगर 100% है तो 100% पे अगर आपको 27% का फायदा हुआ तो बिका कितने में? 127% में। आपने डेटा कार्ड को 15,875 रुपए में बेचा, 100% का लागत मूल्य है तो 27% लाभ हुआ, 127% में बिका। ये 127% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू क्या आएगी? बटे 120। आपसे क्या पूछा? कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100% की वैल्यू पूछिए मल्टीप्लाई बाई, ये क्या आ गया? सीपी आ गया। ठीक है? अब बताइए मेरे दोस्तों, क्या आंसर इसका बनना चाहिए? बताओ। हालांकि एंड में तो मेरे प्यारे भाई यहां पर 2 जीरो ही आनी चाहिए। ठीक है? क्या आंसर हो जाएगा इस सवाल का मेरे दोस्तों? यहां पर सी। ठीक है? 12,500। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? देखो 2 जीरो है ना, अगर पूरा डिवाइड नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी यहां पे। तो 2 जीरो, इसलिए एंड में तो 2 जीरो आएगा ही आएगा। तो ये वाला आंसर नहीं है। और ये 6 नहीं आ सकता मेरे भाई, क्योंकि 7 पंजे 35 होता है, 5 आएगा। ठीक है बच्चे? क्लियर है? 125 का वर्ग क्या होता है? 125 का वर्ग क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 15,625 ये होता है। तो अगर ये 125 का वर्ग गया, 125 की 125 में गुणा, तो अगर 125 की 127 में गुणा करनी हो, यानी कि 2 ज्यादा हो गया, तो 125 का दुगुना क्या जुड़ जाएगा? 250, यानी कि 15,000 क्या आ जाएगा? 800। वही लिखा हुआ है ऊपर। यानी कि 127 से कितना करेगा पूरा? 12,500। ठीक है ना? कैलकुलेशन के तरीके दिमाग में आते रहते हैं अगर आप क्या करो, नंबर्स के साथ खेलना शुरू कर दो। ठीक है ना बच्चे? आइए
अरे इतनी जल्दी नहीं, तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। आगे चलेंगे, टाइप नंबर 4। ठीक है बच्चे। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनेगा। मान लीजिए आप बहुत सारी वस्तु खरीदते हो, है ना, और फिर उनको बेचते हो। तो अगर आप हर एक वस्तु के प्राइस को चेंज करोगे तो आपके टोटल कमाई में भी चेंज होगा। मान लो आप पेन बेचते हो बहुत सारे, एक पेन की कीमत, एक पेन को 5 रुपए की बजाय 7 रुपए का बेचने लगो हर एक पेन को, तो आपको जो कमाई है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। इस पे सवाल आता है, अगर आपको नंबर ऑफ आर्टिकल, वस्तुओं की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, नंबर ऑफ आर्टिकल, वस्तुओं की संख्या, तो आप ये देखो कि टोटल वैल्यू में कितना चेंज आया है। क्या देखेंगे भैया, टोटल वैल्यू में कितना चेंज आया और एक आर्टिकल के प्राइस में कितना बदलाव आया। इसे क्या कर देंगे, डिवाइड, टोटल वैल्यू में चेंज बटे एक आर्टिकल के प्राइस में चेंज। इस पर बेस्ड एक सवाल देखेंगे, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का बहुत पुराना सवाल है, लेकिन आपके पेपर में आ सकता है, इसको जरूर बनाना सीख लो। सेलिंग प्राइस एट 2.5 रुपया पर पेंसिल, विनोद मेक से प्रॉफिट ऑफ 110 रुपए। देखो विनोद के पास कुछ पेंसिल हैं, अगर विनोद एक पेंसिल 2.5 रुपया की बेचता है तो विनोद को क्या होता है, 110 रुपए का लाभ होता है। एंड सेलिंग देम एट 1.75 रुपी, ही लॉसेस 55 रुपए। अगर वो एक पेंसिल 1.75 रुपीज की बेचता है तो विनोद को 55 रुपए का नुकसान होता है। पूछा है विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी, तो ऐसा तो है नहीं कि इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता, निकाल सकते हैं मेरे भाई। ध्यान सुनेगा, जब विनोद 2.5 रुपए की पेंसिल बेचता है तो विनोद को क्या होता है, 110 रुपए का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट यानी कि पॉजिटिव, क्रिय मूल्य से ज्यादा में बिका। अगर 1.75 रुपए की एक पेंसिल बेचता है तो 55 रुपए का लॉस होता है मेरे प्यारे भाई, यही है। देखो पहले विनोद को 110 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब विनोद को 55 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस। तो टोटल वैल्यू में कितना चेंज आया, कुल कमाई में कितना चेंज आया मेरे भाई, 110 में से क्या ये -55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 165 रुपए। यानी कि टोटल कमाई में, टोटल वैल्यू में कितना चेंज आया, 165 रुपए का। बोलो बात समझ में, एक बॉर्डर लाइन के उधर है एक इधर है। एक पेंसिल के प्राइस में कितना चेंज आया भाई, एक पेंसिल का प्राइस था पहले 2.5 रुपए, अब वो एक पेंसिल का प्राइस कर दिया आपने 1.75 रुपए, तो एक पेंसिल के प्राइस में कितना चेंज आया, 0.75 रुपीस का। तो टोटल वैल्यू में चेंज आया 165 रुपए का। एक पेंसिल के प्राइस में आपने फर्क किया कितने का, 0.75 रुपीस का। तो कितनी पेंसिलें होंगी, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया मेरे भाई। बस जब ये डिवाइड करेंगे प्यारे दोस्तों तो डेसिमल से यहां पे 2 जीरो बढ़ जाएगा, यही है। 15 पंजे 75 और 15 से मेरे दोस्तों ये 1100 बार, और 1100 बटे 5 कितना आ गया, 220। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर, यहां पे क्या आ गया, ठीक है ना। तो बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार सवाल है। आगे चलते हैं, अगला टाइप, टाइप नंबर 5। बहुत सारे टाइप हैं, कोई भी टाइप हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर में भी उस टाइप का बेस्ट सवाल ही करेंगे केवल। 15वां, गीता एक वस्तु सेलिंग प्राइस के 4/5 मूल्य पर खरीदती है और इससे आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पर बेचती है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यूपीएसआई 2017 के पेपर में आया था। देखो ये वो सवाल है जिसमें आपको कंफ्यूज कर देता है लैंग्वेज में मेरे प्यारे भाई। गीता एक वस्तु सेलिंग प्राइस के 4/5 मूल्य पर खरीदती है, सेलिंग प्राइस के 4/5 पे खरीदती है, सेलिंग प्राइस के 4/5 पर खरीदती है, ठीक है ना। बटे 5 आ रहा है, तो जब भी ये बटे में होता है ये क्या होता है, बेस वैल्यू। तो जैसे मान लो मेरे प्यारे भाई कि सेलिंग प्राइस कितना है 5, माना वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है 5, तो गीता सेलिंग प्राइस मैंने 5 माना, तो गीता क्या सेलिंग प्राइस के 4/5 यानी कि कितने में खरीदती है, 4 में। तो गीता खरीदती है, सेलिंग प्राइस को मैंने 5 मान लिया, तो 5 के 4/5 कितने में खरीदती है, 4 में। और गीता सेलिंग प्राइस से 15% अधिक पर बेचती है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो आपको परसेंटेज निकालना है, आपने यहां पे एक एक जीरो बढ़ा दो। अगर मैं सेलिंग प्राइस 50 मानता हूं तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, 40। भाई मैंने सेलिंग प्राइस 50 मान लिया, तो 50 का 4/5 गीता ने कितने में खरीदा, 40 में। और जब बेचने की बारी आई तो आरंभिक सेलिंग प्राइस से 15% अधिक पर बेचा। भाई आरंभिक सेलिंग प्राइस क्या था, 50 है ना, तो 50 से 15% ज्यादा कितना होता है, अच्छा 2 जीरो बढ़ा लो भैया फिर तो,
ठीक है ना, 2 जीरो बढ़ा लो, कोई दिक्कत। 500 का 15% कितना होता है, तो 500 से 75 ज्यादा, यानी कि कितने में बेचा, 575 में। यानी गीता ने 400 की सामान कितने में बेच दिया, 575 में। तो गीता को कितना प्रॉफिट हुआ, 175 का, कितने पर, 400 पर। परसेंटेज में कितना, इंटू 100% आ गया मेरे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 चौक 16, 1 4 तिया 12, यानी कि 43:3/4, यानी कि 43.75%। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ठीक है ना। ये लॉजिक है, ऐसे सवालों में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। मैंने आपको बहुत ज्यादा लिख के समझा दिया, पर हर एक को समझ में आ गया होगा। तो जो भी बेस होता है ना, उसी को मान लिया करो आप, ठीक है। एक और करते हैं ऐसा, A sold a tape recorder to B for 4860 at a loss of 19%, ठीक है ना। A ने एक टैप रिकॉर्डर B को बेचा 19% लॉस पर। अगेन B sold it to C at a price that would give A profit of 17%। A ने एक टैप रिकॉर्डर B को बेचा मेरे प्यार भी 19% लॉस पर। B ने ये टैप रिकॉर्डर बेचा C को, और बी ने सी को टैप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा है जिस कीमत पे ए को 17% लाभ हुआ होता। कंफ्यूज कर रहा है ना लैंग्वेज में। तो आपसे क्या पूछा है, बी का प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। डेटा बहुत आसान है। तो जब आपको परसेंटेज ही निकालना है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू की, है कि नहीं। ए ने एक टैप रिकॉर्डर बी को बेचा 19% लॉस पर, यानी कि मेरे भाई अगर मान लो ए ने कोई टैप रिकॉर्डर 100 में खरीदा है, तो 100 का 19%, 19 का लॉस हो गया, यानी कि ए ने बी को बेचा 81 में, 81 में। पर बी ने ये टैप रिकॉर्डर किसको आगे बेचा, सी को, और बी ने सी को इस कीमत पर बेचा है जिस कीमत पे ए को 17% का लाभ हुआ हो। अच्छा, ए का सी पे कितना है, 100। अगर ए को 17% लाभ कमाना है तो कितने में बिकना चाहिए, 100 का 17%, 17 ज्यादा 170 में बिकना चाहिए। यानी कि बी ने जो टैप रिकॉर्डर है सी को कितने में बेचा है, 100। ये सवाल का लॉजिक है कि बी ने सी को जो टैप रिकॉर्डर बेचा वो उस कीमत पर बेचा जिस कीमत पे ए को 17% लाभ हो रहा हो, यानी कि 100 से 17 ज्यादा 170 में। तो पूछा बी का प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। बी यानी कि ये बी ने किया क्या टैप रिकॉर्डर के साथ, बी ने 81 का खरीद के कितने में बेच दिया, 100। ये किससे कट गया, रेशियो ले लो ना, कितना आ गया बेटा, ये 9 से चला जाएगा, 9:13 है ना। यानी कि अल्टीमेटली 9 का सामान 13 में बिका, तो बी को कितना प्रॉफिट हुआ, 4 का 9 पर। 1/9 11.11%, 4/9 44.44% ही आएगा, डी ऑप्शन, ठीक है ना। आगे चलते, अगला टाइप नंबर 7, ये लीजिए। एक आदमी ने 12% के प्रॉफिट पर एक टीवी सेट बेचा, ठीक है। अगर इस आदमी ने 1200 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 18% का लाभ होता। टेलीविजन सेट का लागत मूल्य का पता लगाएं। ऐसे सवालों में एक ही लॉजिक है, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस। एक आदमी एक टीवी सेट बेचता है 12% के प्रॉफिट पर, कितने प्रॉफिट पर, 12%। बोला अगर उस आदमी ने 1200 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो प्रॉफिट कितना होता, 18%। देखो पहले आदमी को कितना प्रॉफिट हो रहा था, 12%। अब उस आदमी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 18%। तो कितना डिफरेंस आया, 6% का। क्यों, क्योंकि उस आदमी ने जो है टीवी है ना 1200 रुपए अधिक में बेचा, यानी कि 6% की वैल्यू कितनी है, 1200 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 200 रुपए। आपसे पूछा टीवी का लागत मूल्य, 100% की वैल्यू क्या है, 2 जीरो चुपका दो, यानी कि 20,000 रुपए। कौन सा आंसर है, आके देखेंगे। सवाल नंबर 18। एक आदमी ने अपनी साइकिल 17% हानि पर बेची। अगर उसने इससे 1,056 रुपए अधिक में बेचा होता तो 5% का प्रॉफिट होता। साइकिल का लागत मूल्य क्या है, वही है, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपया में डिफरेंस। एक आदमी अपनी साइकिल बेचता है 17% लॉस पर, लॉस मतलब माइनस, क्रिया मूल्य से 17% कम में बेचता है। अगर 1,056 रुपए साइकिल ज्यादा में बेचता तो क्या होता, 5% का लाभ होता मेरे भाई। तो कितना डिफरेंस है, पहले 17% लॉस था, 5% का प्रॉफिट है, तो डिफरेंस कितना है, 22% का। जबकि रुपए कितना है डिफरेंस, 1,056 रुपए अधिक में बेचा, 22% की वैल्यू 1,056 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी,
22 चौक 88, कितना बचेगा? 12 5 17, 176, 22 अट्ठे 1% की वैल्यू 48, तो लागत मूल्य 100% की वैल्यू 4800 रुपये। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल बताइए। किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच अंतर कितना है? 928 रुपए। यहां पर जो विचाराधीन वस्तु है उसका क्रिय मूल्य क्या है? अंतर, परसेंट में डिफरेंस बराबर रुपया में डिफरेंस, क्योंकि लाभ हानि किस पे होता है? क्रिय मूल्य पे। 23% का लाभ और 9% का लॉस। यहां बच्चे क्या करेंगे? 23 माइनस 9 क्या लिख देंगे? 14 लिख देंगे। ये लाभ है, ये क्रिय मूल्य से 23% ज्यादा है, ये 9% कम है, तो इनका अंतर क्या आएगा? जब आप इनको घटाओगे, 23 में से -9 घटाओगे तो डिफरेंस आएगा 32% का, है कि नहीं? और सवाल में डिफरेंस कितने का है? 928 रुपए का। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये 32% के लिए 928 है। आपसे क्या पूछा है? 100% के लिए पूछे, देखो 2900 आ जाएगा ध्यान से। ठीक है ना? आप कहोगे सर इतना जल्दी कैसे? देखो ये है 928, 928 क्या है? 960 माइनस 32। मैं पहले ना इसके करीब पहाड़ा देखता हूं। ये 928 का मतलब, अगर 32 से काटेंगे तो 32 से 30 बार और ये एक बार, यानी कि कितनी बार गया पहाड़ा? यानी कि 1% 29 आ गया। 100% क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। ठीक है ना? अगला टाइप आ जाता है टाइप नंबर 8, है ना? ऐसे मैंने ना हर वैरायटी को बना दिया है। अब आपको पेपर में देखते ही समझ में आ जाएगा, और यही है जो आपके पेपर में आते हैं। सवाल नंबर है 20। शिव ने अपना लैपटॉप 12% लॉस पर 25,520 में बेच दिया। ठीक है ना? सवाल है 10% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? यह सवाल है। ठीक है ना? अब बताओ। देखो भाई, ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना। हर चीज की कीमत, क्रिय मूल्य क्या होता है? 100%। ठीक है ना? शिव ने अपना लैपटॉप 12% लॉस पर बेचा, कितने में? 25,520 रुपए में। तो आप बताओ 100% पे अगर 12% का लॉस हुआ है तो शिव ने लैपटॉप बेचा कितने में? 88% में। तो 88% की वैल्यू कितनी दी है सवाल में? 25,520। ये 88% की वैल्यू है। तो इस हिसाब से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बटे 88 आ गया। कोई दिक्कत इसमें? आपसे क्या पूछा है? 10% लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो सीपी तो 100% है। आप बहुत से बच्चे क्या करेंगे? पहले सीपी निकालेंगे, जरूरत नहीं है। सीपी 100% है। 100% पे अगर 10% प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा? तो आप 110% की वैल्यू निकाल लो। डायरेक्ट किससे गुणा करेंगे? 110 से। यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। और मेरे प्यारे भाई, ये क्या लिखना है आपको? डायरेक्ट लिखना है। ये आपका डायरेक्ट स्टेप होना चाहिए। आप 25,520 में बेचते हो, 12% लॉस होता है। 100 पे 12% का लॉस हो, बिका कितने में? 88%। ये 88% की वैल्यू। 1% कैसे आएगा? 88 से भाग देंगे। 10% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचोगे? 110% में। 110 से गुणा। बहुत से बच्चे क्या करेंगे? सर 10% का लाभ कमाना है सर, 110% में बिकेगा। सर 11 का मल्टीपल चेक कर लो। आपके सारे अरमानों पे पानी फिर जाएगा कि आप देखो ना, ये 22 से कट गया। 22 पंजे 110 और 22 चौक 88। समझ में ना बात? आप बोलोगे हाँ जी। क्लियर है? तो आपको यहां पे जो है इस तरीके से नहीं कर सकते। हालांकि कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। 4 छिक 24 और 1 4 तिया 12, 3 4 अट्ठे 32, 6380 का 5 गुना। ये आ रहा है क्या? तो जो भी आप गुणा करोगे 30,000 से बड़ा आ जाएगा, यानी कि क्या आंसर है? 31। ठीक है ना? 31,900 होना चाहिए। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 21 यूपीएसआई के पेपर का पूछा हुआ है। जब एक प्लॉट 26,565 रुपए में बेचा जाता है तो क्या होता है बेटा? 23% का लॉस होता है। पूछा 23% लाभ कमाने के लिए उस प्लॉट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? आप एक प्लॉट को 26,000 कितने रुपए में? 26,565 रुपए में बेचते हो। कितना लॉस होता है? 23%।
100% पे 23% लॉस हुआ, तो प्लॉट बिका कितने में? 77% में। तो 77% की वैल्यू 1% की वैल्यू क्या आएगी? 77 से डिवाइड कर दो। पूछा 23% प्रॉफिट कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? 100% पर अगर 23% प्रॉफिट कमाना है तो आपको कितने में बेचना पड़ेगा? 123% में बेचना पड़ेगा। 123% की वैल्यू का 123 से गुणा, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते हो कि हर ऑप्शन का क्या आ रहा है एंड में? सेम है 5। देखो पूरा कट रहा है, ये एग्जैक्ट आंसर है, कोई अप्रोक्स तो है नहीं। अब इसके बाद ही आपको क्या लगाना है? दिमाग, है कि नहीं बच्चों? बताओ क्या होगा। देखो 123 अगर को आप ध्यान से देखो तो ये ऊपर से तो कटेगा नहीं ना कुछ भी यहां पे, यानी कि 77 इसको काटेगा। 123 के अंकों को देखो तो 1 2 3 3 6, यानी कि आंसर क्या आएगा? 3 का मल्टीपल, है कि नहीं बच्चों? तो आंसर जो भी आना चाहिए 3 का मल्टीपल आना चाहिए। इसको अगर देखें तो 5 5 10 6 16, 16 और 6 और 2 24 हो गया, यानी कि ये भी 3 का मल्टीपल है। दिख रहा है ना? अंकों का योग देखो ना, 2 6 8 5 13, 13 और 6 19 5 24, 24 मतलब 8 तिया 24, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो 3 तिया 9। तो जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि नीचे से तो 9 कटेगा नहीं, तो आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? डिजिटल सम। तो ये देखो 4 4 8, 8 3 11 और 11 5, 9 से नहीं कटता, यहां देखेंगे। उसके बाद 4 3 7 2 9, 4 5 9, ये वाला ऑप्शन 9 से कट रहा है। यहां पे देखेंगे मेरे प्यारे भाई, यहां पे देखेंगे 5 4 9, 4 और 1 5 3 8, ये नहीं कट रहा। 5 4 9, 3 3 6 4 10, ये भी नहीं कट रहा। तो आंसर क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन, अकेला 9 से कट रहा है। तो ज्यादातर सवालों की कैलकुलेशन ऑप्शन से हो जाएगी। सवाल नंबर आपके सामने 22। By selling sugar at 9.48 रुपए पर केजी, रहीम incurs a loss of 8%. At what price should he sell it to make a profit of 20%? सवाल समझ रहे हैं कि 9.48 रुपए पर चीनी बेचने से रहीम को क्या होता है? 8% लॉस होता है। किस कीमत पर बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो? ठीक है ना? अरे बिल्कुल बेसिक सवाल है। आप 9.48 रुपए पर केजी के हिसाब से चीनी बेचते हो, 8% लॉस हुआ। 100% पे 8% लॉस हुआ तो बिका कितने में? 92% में कितने की वैल्यू है? 92% की 1% की वैल्यू क्या आएगी? बटे 92। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने बिकना चाहिए? 120% में बिकना चाहिए, तो 120% की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा? 120 से ये आ जाएगा ना बच्चों आंसर। 4 से 30 बार है ना, और ये 23 बार। क्लियर है? समझ गए ना? हालांकि मुझे देख के पता लग रहा है कि इस सवाल के जो आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि 23 इसको काटेगा ही नहीं। तो ये जो इस सवाल के ऑप्शन है वो अप्रोक्स हैं। तो आप यहां पे वो गलती मत कर देना कि यहाँ पे यूनिट डिजिट या डिजिटल सम लगाने लगो, कि जिस सवाल के आंसर अप्रोक्स है वहां आपको यूनिट डिजिट डिजिटल सम जैसे तरीके नहीं लगते। वहां कोई मल्टीपल मत चेक करने लग रहा कि सर 3 का मल्टीपल आएगा। अरे 23 से भाग दोगे तो आंसर ये डिवाइड होगा नहीं, लगभग आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है ही नहीं, है कि नहीं? तो भैया आप इसकी क्या करो प्यारे दोस्तों, सिंपल सी मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं। 30 की 9 में गुणा 270, 30 की 0.48 में 48 144 होता है, 14.4, 270 और 14.4 क्या आएगा? 284.4, और ये कितना आ जाएगा? बटे 23। बस जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे भाई क्या आ जाएगा? 23 एकम 23, 5 4 23 दूनी 46, यानी कि 12 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा 12 पॉइंट समथिंग आएगा ना। 23 एकम 23, 5 4 23 दूनी 46, 46 के बाद भी यहां पे 8 बच जाएगा, 8 4, यानी कि 23 तिया 69, तो 12.36। ठीक है ना? क्लियर है? तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है। चलिए खत्म हो गया ये टाइप, आगे चलते। टाइप नंबर आपके सामने 10। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 23, बताइए और जल्दी से करके बताओ। सोच पा रहे हो अब आप कैसे सवाल? हाँ, एक किंडल को 55% लाभ पर $1736 में बेचा गया। ठीक है ना?
यदि इसे $728 में बेचा गया होता तो लाभ या हानि क्या होती? ठीक है ना। देखो ऐसे सवालों में बच्चे क्या करते हैं, देखो पहली लाइन क्या दी हुई है, एक किंडल को 55% लाभ पर $1736 में बेचा गया। तो यहां से आप सीपी निकाल सकते हैं, क्रिय मूल्य। 55% प्रॉफिट पर आपने बेचा $1736 में, क्रिय मूल्य आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने उसको $728 में बेच दिया, फिर आप प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालो। लेकिन ये आपकी 2 बार कैलकुलेशन नहीं होगी, 2 स्टेप कैलकुलेशन। आपको जब परसेंटेज पूछा तो सीधा परसेंटेज पे फोकस करो। देखो लाभ हो या हानि प्रतिशत हो, किस पे होता है? सीपी पर। सीपी क्या होता है? 100%। सीपी क्या होता है बच्चों? 100%। आपने एक किंडल को $1736 में बेचा। $1736 में बेचने से आपको क्या हुआ? 55% लाभ हुआ। 100% पे 55% लाभ हुआ, यानी कि 155% की वैल्यू है। बोलो, अगर 100% पे 55% लाभ हुआ तो बिका कितने में? कॉस्ट प्राइस के 155% में बिका। ठीक है ना, हमने सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया? बराबर। बोले अगर $728 में बेचा होता तो क्या लाभ होता या हानि होती? $728 में बेचते, कितने परसेंट में बिकता? ये तो निकालना है, यही निकालना है ना बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बताइए। मेरे हिसाब से काफी सस्ता कर दिया है, आधे से भी कम कर दिया ना। 1700 का आधा, ये भी 155 का मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? आधा। यानी कि 100 से कम चला जाएगा तो आपको प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, क्या होगा? लॉस होगा मेरे दोस्त। ठीक है ना। आंसर या तो ए ऑप्शन है या फिर सी ऑप्शन है। ठीक है, वैसे 5 दिख रहा है तो 35% लॉस ही आना चाहिए। ठीक है ना। और कैलकुलेशन अगर ये करना है तो सिंपल सी आप क्या कर दो प्यारे दोस्तों, इनको डिवाइड। सिंपल सी बात है ना। बताइए, अभी 155 है, 31 पंजे, तो 31 से कटेगा, जरूर कटेगा 31 पंजे। और 31 से कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे भाई? 31 से पंजे 155, कितना बचेगा? 18। 31 छिक्का 186। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें? चलो उसके बाद मुझे बताओ किससे कट रहा है? 8 सत्ते 56 और 8 नाम 72 91, 7 से 91 13, यानी कि 13 पंजे 65%। तो सामान कितने में बिका? 65% में बिका। तो मुझे बताओ, बहुत मुश्किल नहीं, कैलकुलेशन आसान है। 100% के क्रिय मूल्य का सामान 65% में बिका, कितना कम में बिका? अगर 100% का सामान 65 में बिक रहा है तो 35% कम में बिका, यही क्या है आपका? ये मैंने पहले कह दिया था कि 5 की वजह से क्या आएगा? 35% आना चाहिए। एक और सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 24वां। ठीक है बच्चे, एक दुकानदार ने $27,000 में सामान बेचा और इस प्रोसेस में 35% का लाभ कमाया। अगर उसने $22,300 में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, सेम ही सवाल है, सीपी नहीं निकालना। लाभ प्रतिशत किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को। भाई कोई सामान कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट कम में बिका, वही तो क्या होगा आपका? लाभ हानि होगी, है कि नहीं बच्चे? एक दुकानदार ने एक वस्तु बेची कितने में? $27,000 में। $27,000 में बेचने से कितना लाभ हुआ? 35%। 100% पे 35% का लाभ हुआ तो बिका कितने में? 135% में। बोला अगर उसने ये बेचा होता कितने में? $22,300 में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? $22,300 में बेचता तो कितने में बिकता? ये निकालना है बच्चों आपको केवल, है कि नहीं? अब बताइए। तो कुछ सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, कई सारे तरीके हैं कि आप इसकी वैल्यू निकालो। आप सिंपल से इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 135 दूनी 270, 200 बार चला गया, है कि नहीं? बोलो। और 2 जीरो खटाक से, और 2 से 222 होता तो जाता 111 बार, लेकिन ये 223 है तो कितना जाएगा? 111.5। यहां उधर गुणा, परसेंटेज आ गया, परसेंटेज है ना, तो क्या आ गया? 111.5%। यानी कि 100% का सामान 111.5% बिक रहा है, तो जो 11.5 एक्स्ट्रा वही क्या है? लाभ है कि नहीं? चलिए खत्म। अरे उड़ा लोगे ना तो पेपर में।
आगे चलते, टाइप नंबर 11 बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 25 जी। ये सवाल आरपीएफ एसआई रेलवे के इंस्पेक्टर का मैंने डाला है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा वायरल है, आपके पेपर में भी आ सकता है, तो सीख लीजिए करना। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर सरद को 16% की हानि होती है। अगर इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 73% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? सबको सवाल समझ में आया? ठीक है ना? आपको क्या निकालना है? लाभ किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को। सीपी क्या होता है प्यारे दोस्तों? 100%। अब दिमाग लगाना मेरे भाई, मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगाता, जस्ट कॉमन सेंस, जस्ट कॉमन सेंस। एक तरफ बात चलती है परसेंटेज में, एक तरफ बात चलती है रुपया में, दोनों को क्या करना होता है? बराबरी तो करना होता है, दैट्स इट। एक वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 2/5 पर बेचने से क्या होता है? 16% लॉस। सेलिंग प्राइस के 2/5, देखो वस्तु का कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस के 2/5 में बेचते हैं तो बटे क्या आ रहा है? 5। तो हमने मान लिया कि माना वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? 5। मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है 5 है, तो अब वस्तु को किस में बेचते हो? सेलिंग प्राइस के 2/5 में। 5 का 2/5 क्या होता है? 2। 5 का 2/5 क्या होता है? 2। तो जब आप सामान को 2 यूनिट में बेचते हो तो शरत को क्या होता है? 16%। 100% पे 16% लॉस हुआ तो बिका कितने में? यानी कि सामान बिका 2 यूनिट में, बिका 84% में। दिस शुड बी इक्वल। बोला अगर सेलिंग प्राइस के, एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 73% पर बेचे तो लाभ क्या हो? एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है? 5। एक्चुअल सेलिंग प्राइस का 73% ये आ जाएगा, बोलो 5 का 73% कितना आ जाएगा मेरे पास? 365, 3.65। ठीक है भाई, या ऐसे ही रहने दो मेरे दोस्तों। 5 का 73%, 73% का मतलब क्या होता है? पॉइंट, ये आ गया। 73% को क्या लिख सकते हो आप मेरे दोस्तों? 0.73। इतने में बेचोगे तो आप मुझे बताओ सामान कितने में बिकेगा? यही सवाल है बच्चे, कोई दिक्कत? अब एक बार बताइए, 2 की वैल्यू 84% है, कितने गुना? 42 गुना। तो ये भी क्या होना चाहिए? 42 गुना होना चाहिए। ठीक है ना? क्या होना चाहिए बेटा? 42 गुना होने चाहिए। मुझे क्या करनी है? केवल इसकी गुणा ही तो करनी है। तो जब आप गुणा करोगे मेरे भाई तो 42 की 5 में गुणा करके कितना आ जाएगा? 210। 42 की 5 में गुणा पहले कर लो, 210, और 210 गुणा 0.73। हालांकि मैं देख पा रहा हूं कि यूनिट डिजिट क्या आएगा यहां से। ये जो भी कैलकुलेशन आए मेरे प्यारे भाई, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? ये आएगा। बताओ 100% का सामान अगर इतने में बिक रहा है तो कितना एक्स्ट्रा हुआ? जो भी आंसर आएगा उसके एंड में क्या आएगा? 3। तो मेरे प्यारे भाई यही आंसर होना चाहिए ना? और किसी के एंड में 3 दिख रहा है? हैं? दिख रहा है सचिन? इससे बेस्ट तरीका पूरी दुनिया में नहीं इस सवाल को करने का। आई ना बात समझ में? लेकिन इसके लिए क्या, बहुत बुद्धि, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। आसान थोड़ी ना है सोच पाना पेपर में। भाई यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 5, सेलिंग प्राइस हमने 5 मान लिया, तो 5 का 2/5 2 में बेचते हैं तो 84% में बिका, कितने गुना? 42 गुना। अब सेलिंग प्राइस का, एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 73%, तो 5 का 73% मुझे बहुत टफ लग रहा है, तो इसको क्या लिख दिया हमने? 5 इंटू 0.73 लिख दिया। ये अगर ये 42 गुना हो रहा है तो ये भी तो 42 गुना होना चाहिए। तो जब आप इसकी गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 42 पंजे 210 गुणा 0.73 तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो जो भी आएगा, और दशमलव जरूर आएगा, यानी कि 0.3 आएगा मेरे दोस्तों एंड में, कुछ भी आता रहे। अगर 100% का सामान इतने में बिकेगा तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 0.3। एंड में तो 0.3 आएगा ना यूनिट डिजिट, वो एक ही ऑप्शन में है। समझ में ना बच्चे? बाकी आप पूरी गुणा करके देखना, ये पूरी गुणा करके आप तसल्ली से देखिएगा। गुणा करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं करके दिखा दूं। पहले 0.73 की 200 में गुणा करो, क्या आएगा? 146। फिर 0.73 की 10 में गुणा कर लो, क्या आ जाएगा? 7.3। जोड़ के कितना आ गया? 153.3। तो यानी कि सामान बिका कितने में? 153.3% में, है कि नहीं सचिन? 100% का सामान 153.3% में बिका, तो 53.3% एक्स्ट्रा है, वही क्या है बच्चों? आपका लाभ। ठीक है, कर लोगे? अगला टाइप, एक ही सवाल करा है मैंने तसल्ली से आपको, टाइप नंबर 12 जी, बताइए। यहां से सुनिएगा प्यारे दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा।
ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, ठीक है। मान लो आपके पास कोई वस्तु है, कहते हैं किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का लॉस होता है जितना उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर फायदा होता है ना। हमारे पास एक वस्तु है, पेन। इस पेन को मैं 400 रुपए में बेचूंगा तो नुकसान होता है, और इस पेन को मैं एग्जांपल समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट, इस पेन को अगर मैं 600 रुपए में बेचूंगा तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 400 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपया का नुकसान हो रहा है जितना 600 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी क्या होगा पेन का, तो बेटा सीपी होगा 400 और 600 के बीच की संख्या, इनका एवरेज जोड़ के आधा कर दो। 400 प्लस 600, 1000 का आधा 500 रुपए, क्रिय मूल्य 500 रुपए होगा। देखो कैसे, अगर सीपी 500 है, 500 का पेन अगर आप 400 में बेचोगे तो कितना नुकसान होगा, और 500 का पेन अगर आप 600 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितना होगा, जितना लॉस है उतना ही प्रॉफिट है। परसेंटेज भी सेम आएगा। 500 का पेन पे 100 का लॉस हुआ, कितना हुआ, 20% लॉस। अब 500 के पेन पे 100 का प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट। ठीक है ना। तो कभी भी इस टाइप का सवाल है, आपको क्या ले लेना है, एवरेज। दिखा दूं, देखिए, किसी वस्तु को 2100 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट परसेंटेज 1460 रुपए में बेचने पर होने वाले लॉस परसेंटेज के बराबर है। ठीक है, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें बच्चों, वस्तु का सीपी, है कि नहीं सचिन। भाई किसी वस्तु को 2100 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो उसी वस्तु को 1460 रुपए में बेचने पर लॉस परसेंटेज के बराबर है। प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज सेम है, यानी कि प्रॉफिट लॉस का अमाउंट भी सेम होगा, है कि नहीं। यानी कि 2100 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट है जितना 1460 में बेचने पर लॉस है। तो यानी कि सीपी होगा इन दोनों का एवरेज, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो कितना आएगा मेरे पे, 3560 का आधा, 1750 और 30, 1780। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों, सीपी आ गया। 20% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है ना भाई। तो अगर वस्तु का यहां पे ये 1780 क्या है, सीपी, इस पे 20% का लाभ कमाना है तो इसके 120% में बेचना चाहिए, या फिर 1780 का 20% आप निकाल लो, 20%, 1700 का 20% 340, 80 का 20% 16, यानी कि 356, 178 का दुगुना। ये आप इसमें जोड़ दीजिए, आ जाएगा ना सेलिंग प्राइस। जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा, एंड में 6 8 5 13, 36 आएगा एंड में, यानी कि क्या आंसर है, कोई दिक्कत। ठीक बच्चे, आप ऐसे भी कर सकते थे कि 1780 पे कितना प्रॉफिट कमाना है, 20%, तो कितने में बेचना पड़ेगा, 100% में 20% प्रॉफिट कमाना, तो 120% में बेचोगे तो 1780 का 120%, 120% का मतलब क्या होता है, 120 बटे 100, यानी कि 1.2 गुना कर देते डायरेक्ट। ठीक है ना। 27वां, यस। अब ये जो टाइप है, मैं इसी टाइप को एक लेवल आगे बढ़ा, ठीक है ना। इसको अच्छे समझ लीजिएगा कि आपके यूपीएसआई के पेपर में इस पर बहुत बहुत ज्यादा सवाल आए हैं। ठीक है, अभी तक जो मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया उसमें क्या था, सेम प्रॉफिट सेम लॉस। ठीक है ना। यहां देखिए अलग है, एक वस्तु को 1994 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु को 2462 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 95% है। वस्तु का क्रिय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ में आया सवाल क्या कह रहा है। सवाल यह कह रहा है कि एक वस्तु को जब आप 1994 रुपए में बेचते हो, कितने रुपए में, एक वस्तु को जब आप 1994 रुपए में बेचते हो तो आपको क्या होता है, लॉस होता है। और जो लॉस है वो उसी वस्तु को जब आप 2462 रुपए में बेचते हो तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो 2462 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का 95% लॉस होता है जब आप उसको 1994 रुपए में बेचते हो। ठीक है ना। 1994 रुपए में बेचने पर होने वाला लॉस
₹2462 में बेचने पर होने वाले प्रॉफिट का 95% है। 95% का मतलब फ्रैक्शन में क्या कहेंगे? 5%, 1/20, 95%, 19/। तो लॉस प्रॉफिट का 95% है, प्रॉफिट का। तो बेस क्या है? प्रॉफिट। यानी कि अगर 2462 में बेचने पर 20 यूनिट का प्रॉफिट है, कितने का? 20 यूनिट का। तो 1994 में बेचने पर 20 का 95% क्या होता है? 19 यूनिट का लॉस है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगर 2462 में बेचने पर 20 यूनिट का प्रॉफिट है तो 1994 बेचने पर 19 यूनिट का लॉस। यानी कि ये दाम कॉस्ट प्राइस से 20 ज्यादा है, ये कॉस्ट प्राइस से 19 यूनिट कम है। तो हम क्या देखेंगे? डिफरेंस। भाई यहां पे यूनिट में चल रहा है, यूनिट में डिफरेंस बराबर रुपया में डिफरेंस। ये कॉस्ट प्राइस से 20 यूनिट ज्यादा, ये 19 यूनिट कम है। तो डिफरेंस कितना है? 20 और -19 का 39। जबकि रुपए में कितना डिफरेंस है? 2462 में से क्या घटा लोगे आप? 1994। 462 आएगा और 6 और आ जाएगा, यानी कि 468 रुपए। बताइए कोई समस्या? तो 39 एकम 39 और 7 39 दूनी 78, यानी कि कितने गुना हो गया? 12 गुना। ये चाहे आप यहां से कर लो चाहे यहां से, दोनों से आ जाएगा। अगर ये 12 गुना है तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240 रुपए। यानी कि मैं कह सकता हूं जब आप सामान को 2462 रुपए में बेचते हो तो 240 रुपए का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। आपने इस वस्तु को 2462 रुपए में बेचा, आपको क्या हुआ? 240 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो लागत मूल्य क्या होगा? 2462 से 240 कम, तो घटाओगे तो कितना आएगा? 2222 रुपए आ गया बेटा। ये तो 2222 रुपीस। क्या आ गया आंसर? ठीक है ना? कोई दिक्कत? ठीक है बच्चे? देखो क्रिय मूल्य, देखो 2462 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा है? आपको लाभ हो रहा है। 2462 में बेचने पर लाभ हो रहा है, यानी कि 2462 क्रिय मूल्य से ज्यादा है। तो क्रिय मूल्य 2462 से कम आएगा, यानी कि ये आंसर तो हो ही नहीं सकता था। ये भी काफी करीब है, यानी कि आंसर इन दोनों में से ही होता। ठीक है ना? ये भी हटा सकते हैं कि नहीं ऑप्शन? सवाल नंबर क्या है आपके सामने? 28। ये भी यूपीएसआई के पेपर का इसी टाइप का सवाल है। जब वस्तु को 21,056 की दर से बेचा गया तो लाभ उसी वस्तु को 10,528 रुपए की दर से बेचने पर हुए हानि से 24% अधिक था। वस्तु का क्रिय मूल्य याद कीजिए। अब देखो लिखना बंद कर दो, है कि नहीं सचिन? क्या कर दो? लिखना। जैसे पिछला सवाल हो बिल्कुल ऐसा ही है, दिमाग लगाना है। सवाल क्या कह रहा है? जब आपके सामने सवाल आएगा, ऑफलाइन होगा ना पेपर, तो पेपर में ही करना है। जब वस्तु को 21,056 रुपए का बेचा गया तो हमें क्या होता है? लाभ। और जब उसी वस्तु को 10,528 की दर से बेचते हैं तो हमें क्या होता है? हानि। लेकिन जो लाभ है वो हानि से कितना ज्यादा है? लाभ जो है वो हानि से 24% ज्यादा है, 24% ज्यादा है। यानी कि अगर बेचने से मान लो 100 यूनिट का लॉस हो रहा है, कितना? तो 100 से 24% ज्यादा, यानी कि 21,056 में बेचने पर 124 यूनिट का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। क्या आप मेरी बात समझ गए? अगर 10,528 में बेचने पर 100 यूनिट का लॉस है तो 100 से 24% ज्यादा। 21,056 में बेचने पर क्या है बेटा? 124 यूनिट का प्रॉफिट है। तो डिफरेंस कितना आएगा? 124 और -100 में 224 का। रुपए में कितना डिफरेंस आएगा? 21,056 और 10,528। हालांकि वैसे 10,528 का दोगुना ही तो आई है, यानी कि डिफरेंस क्या आएगा? 10,528 ही आ जाएगा। तो समझ में आया ना भाई? अगर 10,528 में बेचने पर 100 यूनिट का लॉस है तो 21,056 में बेचने पर जो लाभ है वो 24% अधिक है, 124। 124 और -100 का डिफरेंस 224 रुपया में। 21,056 में से 10,528 घटाओ, ये 10,528 का डबल ही दिया है। 10,000 का दुगुना 20,000, 528 का दुगुना 1,056 हो गया ना? यानी कि डिफरेंस क्या आएगा? 10,528। बताइए तो 224 से कितनी बार जाएगा? 224 से 5 बार तो नहीं जा पाएगा, यानी कि 4 बार। 496
224 चौका, सॉरी 896, 896। तो बचा कितना मेरे प्यार में? 104 1048 है भी जी, 1048 52 भी तो है, ठीक है ना। तो कितना? 104 और 52, ठीक है ना, 1568 हो जाएगा ना। तो कितनी बार चला जाएगा फिर ये? 7 बार, यानी कि कितना आ गया? 200 सत्ते 1400 और 24 सत्ते 168, जोड़ के क्या आएगा? 1568 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो यानी कि कितने गुना है? 47 गुना। इतने पहाड़े 224 का याद है ही, कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। तो 47 गुना है। तो बेटा कहीं से कर लो, यहां थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4700 रुपए। तो अपन लोग ये कह सकते हैं कि जब आप सामान को 10,528 में बेचते हो, जब आप सामान को 10,528 में बेचते हो, तो आपको क्या होता है? 4700 का लॉस होता है। तो यानी कि लागत मूल्य क्या होगा? 10,528 से 4700 ज्यादा है। 10,528 में बेचा, 4700 का क्या हुआ? लॉस। तो 10,528 से 4700 ज्यादा है। कितना आ जाएगा मेरे भाई? एंड में 28 आएगा, 105 और 47 152, 152, ठीक है। मुझे लगता है आप ऐसे सवालों को परीक्षा में कैसे करोगे? ओढ़ ओढ़ के करोगे ना। चले एक और करते हैं, सवाल नंबर 29। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है जी। एक दुकानदार एक वस्तु 830 रुपए में बेचकर कुछ लाभ कमाता है। उस वस्तु को 350 रुपए में बेचने पर उसे होने वाली हानि लाभ के 15 गुने के बराबर होती। यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 20% लाभ कमाना चाहता है तो 120% बेचना चाहिए। 120% यानी कि 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं हो सकते ना, ठीक है। देखो अब लिखना नहीं है बच्चे, हैं सचिन, लिखना है क्या? दिमाग में करो। एक दुकानदार, क्योंकि हमें एक चीज देखनी है, वैल्यू में कितना डिफरेंस है, यूनिट में कितना डिफरेंस है और रुपया में कितना डिफरेंस है, वो क्या होगा? बराबर। एक दुकानदार जब एक वस्तु को 830 रुपए में बेचता है तो क्या होता है? उससे कुछ प्रॉफिट होता है। लेकिन जब उसी वस्तु को 350 रुपए में बेचता है तो क्या होता है? उसे लॉस होता है। तो लॉस जो है वो प्रॉफिट का क्या है? 15 गुना, है ना। लॉस जो है वो प्रॉफिट का 15 गुना है। यानी कि 830 में बेचने पर अगर मान लो 1 यूनिट का प्रॉफिट है, कितने का? 1 का, तो 350 में बेचने पर 15 गुना, यानी कि 15 यूनिट का लॉस है। यही तो बात बोली, कुछ इससे अलग तो नहीं बोला। यानी कि दोनों में डिफरेंस कितना आएगा? -15 और 1 में, जबकि रुपए में कितना डिफरेंस है? 830 और -350, 850 होता तो आया 500, 480 आ गया। डिफरेंस कितना आया? यानी कि कितने गुना? 30 गुना। 30 गुना कहीं से भी कर लो भाई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30 गुना, यानी कि 30 रुपए। तो जब मैं ये कह सकता हूं कि जब आप 830 रुपए में बेचते हो तो आपको 30 रुपए का क्या होता है? फायदा। आपने एक वस्तु 830 रुपए में बेची, आपको 30 रुपए का फायदा हुआ, तो सीपी कितना होगा? 800 रुपए। 800 रुपए पे 30 का फायदा होगा, तभी तो 830 में बिकेगी। ये क्या है? सीपी। इस पे 20% आपको लाभ कमाना है। 800 का 20% कितना होता है? 160, यानी कि कितने में बेचना पड़ेगा? ठीक है ना, समझ पाए। इसी के साथ एक टाइप खत्म है। आगे चलते मेरे दोस्तों, अगला टाइप, टाइप नंबर, मौज आ रही है? ऐसा चीज समझ में आ रहा है ना? चलो पढ़ो प्यारे दोस्तों। अरे पढ़ना क्या, अभी तो दिखाऊं सवाल। हाँ जी। किसी व्यक्ति ने 2 वस्तु खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 थी। उसने एक वस्तु को 13% लाभ पर, दूसरी को 25% लाभ पर बेचा। उसने कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया? ठीक है ना। तो देखो इससे पहले ना मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं। क्या बता देता हूं? कॉन्सेप्ट। अगर मान लो कोई आदमी वस्तुएं खरीदता है समान क्रय मूल्य पर, आदमी ने बहुत सारी वस्तु खरीदी है समान कॉस्ट प्राइस पर, क्या है बेटा? सेम सीपी पर, और फिर खरीदने के बाद बेचता है। भाई हर वस्तु अलग अलग लाभ हानि परसेंट पे बेचेगा, तो सभी वस्तुओं पर मिलाकर, सभी वस्तु पर मिलाकर जो ओवरऑल उसका लाभ या हानि होगा मेरे दोस्तों, वो हमेशा क्या होगा? एवरेज हो। क्या होगा? एवरेज। अगर एक आदमी ने बहुत सारी वस्तुएं सेम लागत मूल्य पर खरीदी हैं,
फिर उनको बेचने से अलग अलग प्रॉफिट लॉस परसेंटेज होता है। तो सारी वस्तुओं पर मिलाकर, जिसे कहते हैं हम ओवरऑल ट्रांजैक्शन, है ना, में जो लाभ या हानि परसेंटेज होगा वो क्या होगा, एवरेज। मान लो दो वस्तु खरीदी, पहले को बेचा 10% प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा 16% प्रॉफिट पे, तो दोनों वस्तु पर मिलाकर ओवरऑल कितना प्रॉफिट होगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 13%। कितना आ जाएगा, 10 + 16 26 का आता 13। अगर मान लो 3 वस्तु होती तो उनका एवरेज क्या आता, जोड़ के 3 से भाग दे देते। 4 वस्तु होती जोड़ के, ठीक है ना, यही है ना। दो वस्तु खरीदी है जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 थी, यानी कि किसके, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है भाई। दो वस्तु खरीदी है, दोनों की कीमत 3050 थी, प्रत्येक की कीमत सेम थी, यानी कि दोनों वस्तु सेम सीपी पर खरीदी है। खरीदने के बाद एक को बेचा 13% प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचा 25% प्रॉफिट पे, कुल कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ दोनों का, यानी कि कितना, है ना। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है, बताइए। टाइप नंबर 14, ठीक है ना। चलिए, अगला टाइप है सेम सेलिंग प्राइस। क्या है बेटा, सेम सेलिंग प्राइस। बहुत अच्छे समझ लीजिए मेरे भाई, बहुत मन से। मान लो अगर एक आदमी दो वस्तु खरीदता है, मान लीजिए एक आदमी ने दो वस्तु खरीदी, खरीदने के बाद उन्होंने दोनों वस्तुओं को बेचा, लेकिन दोनों वस्तुओं को क्या है, सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा, ठीक है ना। आदमी ने दो वस्तु खरीदी है, अलग अलग दाम में खरीदो, कैसे भी खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ता, खरीदने के बाद उनको सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा, ठीक है ना। एक वस्तु पर X% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी वस्तु पर बेचने से X% का लॉस हुआ। तो आदमी ने दो वस्तु बेची सेम सेलिंग प्राइस पर, एक पे X% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी वस्तु पे X% का लॉस हुआ, ठीक है ना। तो दोनों वस्तु पर कुल मिलाकर, दोनों वस्तु पर कुल मिलाकर ओवरऑल, दोनों वस्तु पर कुल मिलाकर, ओवरऑल का मतलब होता है फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों वस्तु पर कुल मिलाकर आपको हमेशा लॉस ही होगा। कितना लॉस होगा, x² बटे 100%। कितना लॉस होगा, x² बटे 100%। याद कर लीजिए, x² बटे 100%, ठीक है ना। इससे सवाल है, एक दुकानदार दो बैग 5500 रुपए प्रति बैग की दर से बेचता है। एक दुकानदार ने दो बैग बेचे 5500 रुपए ईच प्रति बैग की दर से, यानी कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस मेरे लिए काफी है कि दोनों बैग 5500 रुपए ईच, यानी कि दोनों ही बैग सेम सेलिंग प्राइस पर बेचे गए। एक बैग पर हुए उसे 21% का लाभ और दूसरे बैग पर हुआ 21% हानि। तो पूछा है 2 दशमलव स्थान तक उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या हुआ, दोनों बैग पर मिलाकर उसे 21² बटे 100% का लॉस। 21 का स्क्वायर 441 बटे 100, यानी कि 4.41%। आगे बात समझ में, ठीक है। सवाल नंबर आपके सामने 32 बनाइए। एक आदमी ने 11,520 रुपए में दो भैंस खरीदी, ठीक है ना बच्चों। एक भैंस को 15% लॉस पर बेचा और दूसरी भैंस को 19% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है ना। दोनों भैंस का सेलिंग प्राइस बराबर है, ये टाइप में पढ़ा रहा हूं ना आपको। दोनों भैंस का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है, सीपी सेम है। तो आपसे पूछा पहली भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ में है ना, बहुत बेसिक और मामूली सा सवाल है, सुनिए। एक आदमी ने 11,520 रुपए खर्च करके टोटल दो भैंस खरीदी। मान लो पहली भैंस का क्रय मूल्य है ए और दूसरी भैंस का क्रय मूल्य क्या है, बी। ये तो निकालना है आपको। तो पहली भैंस को आपने बेचा 15% लॉस पर। सवाल में क्या है, दोनों भैंस का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो सेलिंग प्राइस को क्या कर दीजिए, बराबर। तो पहली भैंस का जो है क्रय मूल्य ए, पहली भैंस पे 15% लॉस हुआ, 100% पे 15% लॉस हुआ, तो बिकी कितने में, अपने कॉस्ट प्राइस के 85% में। दूसरी भैंस का क्रय मूल्य बी है, दूसरी भैंस को बेचने से 19% लाभ हुआ, 100% पे 19% का प्रॉफिट हो, तो बिकी कितने में, 100 + 19। दूसरी भैंस कॉस्ट प्राइस के 119% में बिकी है, तो दिस शुड बी इक्वल। तो 17 × 5 = 85 और 17 × 7
यहां से ए बटे बी कितना आ जाएगा, ये दोनों भैंस के क्या आ गया, सीपी का रेशियो। तो ये एक स्टेप का सवाल बन गया कि नहीं बच्चों। आपसे क्या पूछा, पहली भैंस का क्रिय मूल्य, पहली भैंस का क्रिय मूल्य यानी कि 7 यूनिट, 7 की वैल्यू आपसे पूछे तो आंसर चेक कर सकते, 7 का मल्टीपल आएगा, ठीक है ना। सॉल्व भी कर सकते, दोनों का टोटल सीपी कितना आ जाएगा, 7 5, दोनों भैंस कितने में खरीदे, 11,520 में, है कि नहीं बच्चों। बताओ कितने गुना, 12 निम्मा 108 और 7 12 चिंग 72, 960 गुना, ठीक है ना। यहां भी 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 960 गुना, क्योंकि 6300 और 420, 6720, क्या आंसर आ गया, समझ में ना बच्चों। बड़े सवाल है। अगला टाइप करेंगे मेरे भाई, देखो कैसे खटखट के टाइप निपट रहे हैं। टाइप नंबर 15 आ जाइए, यह है नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है बच्चों, अच्छे से समझिए। नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि। मान लो आपकी एक परचूने की दुकान है, आप परचूने की दुकान में सर्फ भी बेचते हो, साबुन भी बेचते हो, चीनी भी बेचते हो, दाल भी बेचते हो मेरे प्यारे भाई, आप हर सामान बेच रहे हो सुबह से शाम तक। शाम को जब आपने देखा पूरा गल्ला, तो आपको पता चला दिन भर की बिक्री में ना तो हमें कोई फायदा हो रहा, ना हमें कोई नुकसान हो रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि जो सारी वस्तुओं का टोटल कॉस्ट प्राइस है वही टोटल सेलिंग प्राइस है। आपने टोटल सामान जितने रुपए में खरीदा है वो सामान उतने ही रुपए का बिक गया है, क्लियर है। इस बात का दूसरा मतलब भी है, भाई आप सामान बेचते हो सकता है कुछ किसी किसी वस्तु पे फायदा हो रहा हो, किसी किसी वस्तु पे लॉस हो रहा हो, यानी कि आपको जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है उतनी ही रुपए का बाकी वस्तुओं पे लॉस हो गया है। अगर प्रॉफिट का अमाउंट और लॉस का अमाउंट बराबर है तो ओवरऑल क्या हो जाओगे मेरे प्यारे भाई, 0 पे। भाई आपने सर्फ बेचा और साबुन बेची, सर्फ पे आपको 5 रुपए का फायदा हुआ, साबुन पे 5 रुपए का नुकसान हुआ, तो ओवरऑल क्या हुआ, 0, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। इतना सा ही कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। इस पर हम सवाल करते हैं 33वां। लता ने 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे, एक पंखे को 15% के लाभ पर, दूसरे को 9% की हानि पर बेचकर पूरे लेन देन में लता को ना तो कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुई, क्या है ना। तो प्रत्येक पंखे का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। सबको सवाल समझ में आया। माना कि जैसे हर पंखे का, दोनों पंखे का जो लागत मूल्य है वो ए और बी है, ठीक बच्चे। आपने एक पंखे को बेचा जिसपे 15% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पंखे को बेचा जिसपे आपको क्या हुआ, 9% लॉस हुआ, लेकिन दोनों पंखों के मिला के ना कोई लाभ हो रहा ना हानि हो रहा। इसका मतलब क्या है कि पहले पंखे पे आप क्रय मूल्य का 15% क्या कमाते हो, प्रॉफिट, प्रॉफिट, समझ में आया ना। और दूसरे पंखे पे उसके कॉस्ट प्राइस का 9% क्या होता है बच्चों, लॉस। तो पहले पंखे का प्रॉफिट दूसरे पंखे के लॉस के बराबर है कि नहीं, यही तो इक्वल करना था बस, है ना। ये प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, केवल ये आपका प्रॉफिट लॉस है। तो ए बटे बी कितना आ जाएगा, 15 उधर जाएगा, 9/15 यानी कि 3 बटे, ये दोनों के सीपी का रेशियो आ गया, ठीक है ना। 3/5 ऑप्शन से चेक कर सकते, दोनों पंखों का टोटल सीपी कितना आ जाएगा, 8। 8 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 2160 रुपए। बताओ कितने गुना, 8 दूनी 16 और कितना हो जाएगा मेरे प्यारे में, 8 सत्ते 56, यानी कि 270 गुना हो गया। 3 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 270 गुना 810 और 5 की वैल्यू भी 270 गुना 1300, पहला ऑप्शन, ठीक है ना बच्चे। चले आगे, अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर बेटा 34। शशि 5000 रुपए की दर से 2 वस्तुएं बेचता है, यहां पे 5000 रुपए प्रत्येक आएगा, में ना कर लीजिएगा करेक्ट, ईच। शशि सेल्स 2 आर्टिकल फॉर 5000 रुपीज ईच। शशि 2 आर्टिकल बेचता है और दोनों ही आर्टिकल को सेम दाम 5,000 रुपए का बेच रहा है, विद नो लॉस एंड नो प्रॉफिट इन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन। और शशि को दोनों वस्तु पे ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है। अगर एक आर्टिकल 16 सही 2/3% लॉस पे बेचा गया तो अदर आर्टिकल को कितने प्रॉफिट में बेचा गया, यही सवाल है। देखो बेटा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है,
बस मैं यहां से एक तथ्य पता कर सकता हूं कि शशि ने 2 आर्टिकल जो बेचे हैं वो सेम दाम पर बेचे हैं, सेम सेलिंग प्राइस पर बेचे हैं कि नहीं बच्चों? 5000 रुपीज ईच। एक वस्तु उसने बेची है 16 सही 2/3% लॉस पर। भैया ये सीपी है और ये क्या है? एसपी। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/, तो पहली वस्तु पे 1/6 लॉस हुआ, यानी कि अगर सीपी 6 है तो 6 पे 1 का लॉस हुआ है, तो वस्तु बिकी कितनी में? 5 में। यही बात है, क्लियर है? देखो मेरे भाई, अगर पहली वस्तु 5 यूनिट में बिकी है तो दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस भी 5 यूनिट ही होगा। दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या है, क्योंकि सवाल में सेम। लेकिन पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है। इस बात का मतलब यह है कि अगर पहली वस्तु पे 1 का लॉस हुआ है तो दूसरी वस्तु पे 1 का प्रॉफिट हुआ होगा। 1 का लॉस 1 का प्रॉफिट, नील बटे सन्नाटा हो गए। लेकिन दूसरी वस्तु पे 1 का प्रॉफिट हुआ और वो वस्तु 5 में बिकी, यानी कि उसका सीपी क्या होगा? नहीं कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 4 है और 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 25%। तो दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया। क्या आंसर है? बी ऑप्शन। समझे? चलिए बताइए एक और सवाल। केतन ने 171 कुर्सी बेची और 95 चेयर्स के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। केतन का प्रॉफिट परसेंटेज समझ आया ना? देखो, अक्सर ऐसे सवाल बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। केतन ने 171 कुर्सी बेची और बेचने से 95 चेयर्स के सेलिंग प्राइस के बराबर का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्लियर है? हालांकि ये कट भी रहा है, आप काट भी सकते हैं, 19 से काट लो भाई। ये 171 चेयर्स बेची हैं, प्रॉफिट कितने का हुआ? 95 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर। 19 से कट जाएगा 5 बार और 19 से कट जाएगा ये, काट लो। अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए। तो केतन ने मेरे प्यारे भी चेयर बेची, केतन ने 9 चेयर बेची और उनको बेचने से 5 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस के बराबर, मान लो जैसे एक चेयर का सेलिंग प्राइस है 1 रुपए, मानो एक चेयर का सेलिंग प्राइस क्या? 1 रुपए। तो केतन ने 9 चेयर बेची, 5 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो। एक चेयर का सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपए तो 5 चेयर का सेलिंग प्राइस क्या होगा? यानी कि 5 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। केतन ने 9 चेयर बेची, तो 9 चेयर कितने की बेची होंगी? 9 रुपए की। 9 रुपए की केतन ने चेयर बेची, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि चेयर खरीदी कितने की है? 4 रुपए की। 4 रुपए की खरीदी होंगी, 5 का प्रॉफिट हो, तभी तो 9 में बेची। यानी कि प्रॉफिट क्या आ गया? 5/4। 1/4 25%, 5/4 खत्म। समझ में आई ना बात? अगला टाइप आ गया मेरे दोस्तों, टाइप नंबर 16। देखिए, जीडी के पेपर का सवाल है, यदि 20% के लॉस पर 160 रुपए में 50 केले बेचे जाते हैं तो 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए 1540 रुपए में कितने केले बेचे जाने चाहिए? यह बहुत स्पेशल सवाल है और अगर आपने मेरे शब्दों पे ध्यान दिया तो एक ही सवाल से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उड़ उड़ के करना सीख जाओगे। ठीक है ना? सब बच्चे ध्यान सुनेगा। ये टाइप क्या है? इतनी वस्तुओं को इतने रुपए में बेचने से इतने % का लाभ हानि होता है, तो कितनी वस्तुओं को इतने रुपए में बेचें कितने % का लाभ हानि हो। समझ में आया ना? तो बेसिक से आप कर सकते हैं, एक वस्तु का सीपी बराबर करो, लेकिन इसकी बहुत जबरदस्त ट्रिक है और मैं आपको ट्रिक ही सिखाऊंगा। ठीक है ना? ध्यान सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। 50 केले बेचते हैं 160 रुपए में, तो क्या होता है? 20% लॉस होता है। ठीक है ना? बोला है 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए 1540 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए। ठीक है ना? तो 2 केस आपको दिए, यहां पर 2 केस दिए ना। कितने केले बेचते हो? 50 केले। यहां क्या रखना है आपको? आर्टिकल। क्या रखना है बेटा? आर्टिकल। कितने रुपए में बेचते हो? 160 रुपए में। नीचे क्या रखना है हमेशा आपको? रुपए। ऊपर आर्टिकल और नीचे क्या रखना है? हमेशा रुपए। कितना लॉस हुआ? 20%। 100% पे 20% का लॉस हुआ तो बिका कितने में? 80% में। परसेंटेज आ गया बिल्कुल बराबर। कितने केले बेचे जाने चाहिए निकालना है।
नीचे क्या रखोगे, रुपया। 1540 रुपए में कितना लाभ कमाना है, 10%। 100% पे 10% का लाभ कमाना है तो कितने में बिकेंगे, 110% में। ये क्या होगा, बराबर। तो बेटा यहां परसेंटेज तो दोनों तरफ से कट ही जाएगा, जीरो भी कट जाएगा। 11 से 14 बार है ना, 80 से 160 2 बार, 2 से 14 और 7 की 50 में गुणा, यानी कि 350 केले बेचे जाने चाहिए। कितना भी डिफिकल्ट सवाल आ जाए कर लोगे, कर लोगे ना। हो सकता है कोई और सवाल है आपके सामने पेपर में जहां आपसे क्या पूछ लिया जाए, रुपया। ठीक है ना, टेक्निक कभी फेल नहीं होगी, मैं वो टेक्निक बताता ही नहीं जो सवालों में फेल हो जाए। ठीक है ना बच्चे, खत्म होता है। एक ही सवाल से आप सीख गए। अगला टाइप नंबर है बच्चों आपके सामने 17। ठीक है जी, आ जाइए। अच्छे समझेंगे भाई, पता नहीं क्यों मुझे यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर में ये वाला सवाल दिखा नहीं, जबकि मैं कहूं ये प्रॉफिट लॉस के टॉप 3 फेमस सवालों में से है। टॉप 3 में जगह मिलेगी सवाल को। ठीक है, इफ के नाम से फेमस है मेरे भाई। गजब का मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है ना, और हो सकता है इस बार ये पूछ लें आपके पेपर में। ठीक है, आकाश ने एक वस्तु को 21% लॉस पर बेचा। अगर आकाश ने 8% कम में खरीदा होता और 198 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। ठीक है बच्चों, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। इफ ही हैड, यही आता है बेटा इसमें। देखो बहुत सारे तरीके हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, रेशियो भी हो जाएगा, पर आप ऐसे सोचो आकाश ने एक वस्तु को 21% लॉस पर बेचा, यानी कि आकाश एक वस्तु को कितने में बेच रहा है, 21% लॉस पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 21% कम में। ठीक है ना, अगर आकाश ने 8% कम में खरीदा होता, मान लो जैसे वस्तु का सीपी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से भी 8% कम में खरीदा होता, तो कॉस्ट प्राइस को पहले क्या करना है आपको, 8% कम करना है। इस प्राइस में खरीदा होता और इस प्राइस से मेरे प्यारे में अगर 198 रुपए ज्यादा में बेचता तो कितना लाभ होता, 5%। तो पहले तो कॉस्ट प्राइस से 8% कम में खरीदा और इस 198 रुपए ज्यादा में बेचा, तो इस प्राइस पे कितना लाभ हुआ, 5% का लाभ हुआ, यानी कि 5% अधिक में बिका। तो क्या सक्सेसिव नहीं दिख गया, पहले सीपीयू को 8% कम किया गया है, फिर जो वैल्यू आई उसको 5% बढ़ा के बेचा गया है। तो यानी कि नेट क्या आएगा, इन दोनों का सक्सेसिव फॉर्मूले से आ जाएगा बच्चों, है कि नहीं, -8 + 5 -8 गुणा 5/100 परसेंटेज। तो -8 + 5 कितना आ जाएगा, -3, और 8 पंजे 40/100 कितना आ जाएगा, पॉइंट, यानी कि क्या आ जाएगा, -3.4%। यानी कि वस्तु पे पहले कितना लॉस था और अब उस वस्तु पे कितना लॉस है, पहले वस्तु पे 21% का लॉस था, अब 3.4% का लॉस है, तो डिफरेंस कितने का है, घटा देंगे। पहले 21% लॉस, अब 3.4%, तो डिफरेंस कितना आएगा, 21 में से 3.4 घट जाएगा 17 पॉइंट, तो डिफरेंस आएगा 17.6% का। जबकि प्राइस में कितना डिफरेंस आया है, 198 रुपए अधिक में बेचा। इसी की वैल्यू कितने सवाल में, 100, तो डेसिमल हटाओगे तो यहां क्या बढ़ जाएगा, 22 अट्ठे 176 और 22 निम्मा, यानी कि 8% की वैल्यू 90 आ गई। ठीक है ना बच्चे, तो 8% की वैल्यू 90 आ गई है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से 1% कितना आ जाएगा आपका, 90/8, 88 होता तो कितनी बार जाता, 2/8 क्या आएगा, 1/4.25, यानी कि 1% क्या आएगा, 11 100% कितना आ जाएगा, 1100। आंसर है। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन सवाल है। आगे चलते हैं, आखिरी सवाल टाइप 18। ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस में 2 पार्ट में पढ़ा रहा हूं, पहले पार्ट में हमने 18 टाइप पढ़ा। ठीक है ना, चलिए समझते हैं। रेट या भाव, भाव का मतलब समझते हैं, भाव का मतलब समझते हैं। जब मार्केट में 20 रुपए किलो वाले आलू हैं, तो क्या आलू का भाव, 1 किलो आलू 20 रुपए के, 20 रुपए पर केजी, है ना। लेकिन हर वस्तु थोड़ा ना बिकते इस हिसाब से। मान लो आप अंडे खरीदते हो, यू बाई एक्स एट द रेट ऑफ 3x और ₹40,
आप अंडे खरीदते हो एट द रेट ऑफ 3x 4 रुपी 40। इस बात का क्या मतलब है कि आप हर 40 रुपए में 3 अंडे खरीदते हो। अंडों का रेट क्या भाई साहब, 40 रुपए के 3 अंडे, 40 रुपए के आप 3x खरीदते हो कितने रुपए में। ये क्या है बेटा, लैंग्वेज है भाव बताने के। जैसे 20 रुपए किलो, 20 रुपए पर केजी आलू का भाव है, ये क्या अंडों का भाव क्या है, एट द रेट ऑफ 3x 4 रुपी 40, यानी कि हर 40 रुपए में 3 अंडे, 80 रुपए में कितने अंडे, 6 अंडे, ठीक है ना बच्चों। तो अगर 3 अंडे 40 के हैं तो एक अंडों का सीपी क्या आएगा, 40 बटे, समझ में आया ना बच्चे। सवाल देखो, इतनी सी बात ही समझनी थी। देखो 2017 के पेपर में सवाल आया है, ए शॉपकीपर बॉट सम स्ट्रॉबेरीज एट 14 4 रुपी 20 and sold them at 8 4 रुपी 22। फाइंड दिस प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि एक शॉपकीपर स्ट्रॉबेरी खरीद रहा है, खरीद किसी और रेट से रहा है, बेच किसी और रेट से रहा है ना। तो आप यहां क्या, एक स्ट्रॉबेरी का दाम निकालो हमेशा, खरीद किस तरह है मेरे भाई, एट 14 4 रुपी 20, यानी कि 14 स्ट्रॉबेरी 20 रुपए की। तो एक स्ट्रॉबेरी कितने की खरीद रहा है, 20 बटे, यानी कि कितना मेरे भाई, 10 बटे, एक स्ट्रॉबेरी 10 बटे 7 रुपए की खरीदता है। जब बेचने की बारी आती तो बेचता है एट 8 4 रुपी 22, है ना। बेचता है 8 स्ट्रॉबेरी कितने की, 8 स्ट्रॉबेरी 22 की। तो एक स्ट्रॉबेरी कितने की बेच रहा है, 22 बटे 8, 2 से कटेगा 11 बटे 4। क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत का पता लगाएं। तो लाभ प्रतिशत क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, ठीक है, चलना है ना। सीपीएसपी का रेशियो ले लेंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो कितना आ जाएगा भाई, 4 दुसाम, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना रेशियो को, मैंने पढ़ा है, 4 दुसाम 40, रेशियो 11 सत्ते 77। तो अगर 40 की स्ट्रॉबेरी 77 में बिक रही है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 37 का, 40 पर, है ना। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये बताओ जरा, 92.5% नहीं आ जाएगा। 37 बटे 40 का क्या मतलब है, 1 माइनस 3 बटे 40। 1 का मतलब क्या होता है बच्चों, 100%। 1 बटे 40 होता है 2.5%। तो 3 बटे 40 आ जाएगा 7.5%। तो क्या आ जाएगा, 92.5%, ठीक है ना बच्चों। इसी के साथ मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट लॉस का ये पार्ट खत्म होता है। प्यारे दोस्तों आप देखिए, बच्चे पार्ट 1 ही पढ़ते हैं, बड़े दुख की बात है। पार्ट 2 कमिंग वेरी सून, प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल विद मी, ठीक है ना। कि ये शानदार, अब मिसलेनियस सवाल, अभी तक क्या थे, बिल्कुल सीक्वेंस में थे, आगे के जो हैं प्यारे दोस्तों ये मिसलेनियस सवाल हैं, ठीक है। इसको मैं पार्ट 2 में आपको करवाऊंगा, ठीक है बच्चे। आजकल तो धुरंधर फिल्मों के भी 2-2 पार्ट बन रहे हैं, समझ में आई ना। अगर किसी बच्चे को यूपीएसआई पढ़ना है बेसिक से, तो आपको मैंने बता ही दिया कि दरोगा जी वाला बैच जो अभी 3-4 दिन ही रहेगा एप्लीकेशन पे एडमिशन लेने के लिए, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपने टूटी फूटी इधर से तैयारी कर रखी है तो उसको बढ़िया धार लगाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए यूट्यूब की हमारी फ्री प्रैक्टिस क्लास चली रही है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रॉफिट लॉस था मेरे भाई। कैसी लगी आपको ये क्लास, इसका सवालों का सॉल्यूशन, अरेंजमेंट, थ्योरी, ट्रिक्स, मेथड्स, मुझे कमेंट करके दिल खोल के बताइए मेरे भाई। यूपी वाले बच्चे नाराज मत हो बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल नाराज नहीं होना भाई। बहुत काम होता है, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, और थोड़ा थोड़ा करके ही सही पर हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत समय है, आराम से कर लेंगे अपन लोग। धन्यवाद।